स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि वीकेंड आ रहा है और उससे पहले बाजारों में एक बढ़िया रिकवरी आती हुई दिखी है। फर्स्ट हाफ बाजार का काफी सुस्त रहा, एक बहुत ही सीमित दायरे में आपने कारोबार होते हुए दिखा। हर अपमूव पर बाजार में रेजिस्टेंस आ रही थी, पर वहां से आप रिकवरी के मूड में आ रहे हैं और वापस ओपनिंग लेवल्स पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल 17,600 पर है निफ्टी, बैंक निफ्टी 150 अंक ऊपर है। एक्शन पैक्ट 1.5 घंटा है आपके सामने। आइए सबसे पहले इस समय की सबसे बड़ी बातों पर डालते हैं नजर। निचले स्तरों से संभला है बाजार, निफ्टी 17,600 के पास आपको आते हुए दिख रहा है। अच्छे मूड में है, कई सारे स्टॉक्स अब रिकवरी दिखा रहे हैं। सेंसेक्स 350 अंक संभल कर अब 60,000 के पास आते हुए दिख रहा है। निफ्टी बैंक में 250 अंकों की रिकवरी है और अब आप देखें तो 39,500 के पास निफ्टी बैंक भी आपको आते हुए दिखा है। रुपया इस पर रखनी है नजर। वैसे तो शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, पर उसके बाद भारी गिरावट रुपए में आती हुई दिखी है। जिस तरह से ग्लोबली हम देख रहे हैं डॉलर मजबूत हुआ है, उसका अब रुपए पर असर आते हुए दिख रहा है। वापस 80 के लेवल के पास जा रहा है। फिलहाल 79.80 के करीब आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। डाउ फ्यूचर्स सुबह की सुस्ती को नकारते हुए अब आपको सपाट कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में आपको बढ़िया मजबूती दिख रही है। आधे से 1% की तेजी आपको यूरोप में आती हुई दिख रही है, तो वहां पर भी रखनी है आपको नजर। बट ओवरऑल बाजार का मूड माहौल जो ओपनिंग भी था उसके मुकाबले अगर इस समय अगर आप देखें तो बढ़िया होते हुए दिख रहा है और कई सारे स्टॉक्स आपको इस समय अच्छे मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात है कि आज ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन भी आपको दिख रहा है। इंडेक्स में तो रिकवरी आ रही है, बट जिस तरह से छोटे मझोले शेयरों में आपको रिकवरी आती हुई दिख रही है, लग रहा है कि फाइनल 1.5 घंटा ट्रेडिंग का काफी एक्टिव होने वाला है। रुपए को छोड़ दें तो अदरवाइज जो बाकी ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो हमारे फेवर में ही हैं। जैसे मैंने कहा, डाउ फ्यूचर्स रिकवर होकर सपाट हो गए। यूरोप में पॉजिटिविटी है। कच्चा तेल $95 के नीचे, हालांकि आज थोड़ा उछाल जरूर आया है। सोना भी 1700 के आसपास ही आपको ट्रेड करते दिखेगा और कोई ऐसी नेगेटिव खबर आपने आती हुई नहीं दिखी। आज शाम ऑफकोर्स अमेरिका के बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि एक उनका जॉब्स डेटा आने वाला है, आर्थिक स्थिति का संकेत है, और दूसरा मंडे को अमेरिकी बाजार बंद है, तो उनका एक्सटेंडेड वीकेंड है। मंडे छुट्टी है। फिर से किस बात की? हाँ, लेबर डे है, अमेरिका का लेबर डे है। तो हम लेबर नहीं है क्या? हमें भी दिला दें आप। हम कौन से साहब हैं, हम भी तो लेबर ही हैं। इतना तो काम करते हैं, और क्या चाहिए दी? थोड़ा तो मिलना चाहिए ना। ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जब मार्केट ग्लोबलाइज हो तो सारे ग्लोबल मार्केट्स में एक साथ छुट्टी होनी चाहिए। ये हर कंट्री को 2-2 छुट्टी अलाउ हो। साल की 50 छुट्टी। हमारे यहाँ होली दिवाली जो भी करनी है, दो अच्छा, हमारी, दो अमेरिका वालों की, दो उनकी, सारे मार्केट एक साथ बन रहे हैं। कैसा आइडिया, यूनिक है ना एकदम, बहुत बढ़िया, आउट ऑफ द बॉक्स। 4 डे वर्किंग वीक हो जाएगा। हाँ, और ये मजा आ जाएगा। 4 डे कुछ ना कुछ, राइट। 4 डे वीक तो ये यूरोप वाले जो बोल रहे हैं, हमारे तो दर्शक ऐसे, मतलब कहना चाहिए वो शब्द बदमाश, ऐसे बदमाश है। हाँ, जो बोलते हैं सैटरडे संडे अनिल जी मन नहीं लगता, मार्केट खुला रखो। आपको देखने का बड़ा मन करता है, शो देखने में बड़ा मजा आता है। कभी कभी तो लगता है शो खराब ही करे तो बढ़िया है, और सैटरडे संडे भी खोलना है मार्केट, ऐसा हाल है। हे भगवान, मतलब तो आपको आएंगे सैटरडे संडे को? अभी आएंगे, देखो अभी लिखेंगे। किस किस को लगता है सैटरडे संडे मार्केट खुला रखना चाहिए? चलो भेजो, मुझे ट्वीट करो, फिर मैं देखता हूँ लेके। चलो 4 डे वीक, दोनों वाले लिखो। एक तो वो लोग मैसेज भेजो जो चाहते हैं कि 4 ही दिन खुला रहे, 4 डे वीक होना चाहिए, 3 दिन छुट्टी जी। ऐसे लोग कौन कौन है? और दूसरा वो जो सैटरडे संडे भी, चाहे सैटरडे चाहे संडे चाहे दोनों दिन, वो चाहते हैं कि मार्केट खुला रहे। करिए, ट्वीट करिए जरा मुझे। बिल्कुल। वैसे तो ये हफ्ता तो हमारे लिए एटलीस्ट 4 डे रहा है, ये तो अच्छा रहा है। ये 4 डे कैसे? वेडनेसडे ऑफ था ना। अच्छा, छुट्टी, हाँ। अरे उस दिन तो फास्ट किया था ना, तो छुट्टी जैसा आपके लिए वैसा छुट्टी जैसा फील ही नहीं हुआ। अच्छा, सबके यहाँ, इतने दोस्तों के यहाँ गणपति होते हैं, वो 1.5 दिन के होते हैं, लेकिन उसी दिन फास्ट होता है, जाना होता नहीं, मतलब आदत है नहीं ना भूखे रहने की। तो बड़ा मुश्किल से निकलता है, तो बैठे बैठे निकाल लेते हैं। ये वीकेंड आपके लिए बिजी होगा? हाँ, ये आज का दिन भी बिजी रहा गवर्नर साहब से? हाँ, इंटरव्यू बिजी तो मैं अभी इसमें हो गया पहले सूट पहना, सूट चेंज करके वापस टी-शर्ट पहना, तो और नहीं तो मैं वैसे तो शर्ट ही फोल्ड करके पहन लेता, लेकिन मैंने कहा फिर मस्ती की पाठशाला है, बिल्कुल, तो फिर टी-शर्ट लगेगी, बाद में कहाँ पहनूंगा। उसका भी मूड माहौल है। तो चलिए, अच्छी बात यह है कि मेरे पीछे मार्केट को आपने गिरना नहीं दिया, ऊपर ले आए। जो हमारी रेंज थी 17,400 475, एग्जैक्टली उसी रेंज को होल्ड किया है। ऊपर में 575 625 625 के आसपास आकर बार बार रुक भी रहा है। तो अब जब हम आखिरी घंटे में जा रहे हैं, 1.5 घंटे में, 17,650 ये लेवल नोट करके रख लीजिए। ओके। इसके ऊपर निकलने के बाद बढ़िया फायरवर्क्स होंगे। 700 775 तक फिर पहुंचने की कोशिश हम आज ही करेंगे। 17,650 के पार निकलने पर 700 725 775 ये 3 टारगेट बनेंगे। 17,550 के नीचे आए
तो 500 से लेके 475 की रेंज वापस आएगी, वहाँ पर लेना है। तो अपने सिंपल फॉर्मूला वही रखना है, जितना 500 के नज़दीक ले पाएँ उतना बेहतर, जितना 700 के नज़दीक बेच पाएँ उतना बेहतर। 600 पे वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रखें। वैसे देखा जाए तो रेंज 600-650 की बिकवाली की है, लेकिन डाउ फ्यूचर पूरे स्टेबल हैं, कहीं कोई दिन भर में कुछ हो नहीं रहा, और फिर मंडे छुट्टी भी है, राइट। सो इसलिए अपने हड़बड़ी नहीं करेंगे, आने दीजिए, थोड़ा और ऊपर आने दीजिए, फिर बेचने के बारे में, प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचेंगे। सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी की है दीप, 39,200 39,250 आएगा, खरीदना है। 39,600 39,650 700 आएगा, बेचना है। 39,600 से 700 की रेंज में बेचना है, 200 से 300 की रेंज में, 325 की रेंज में लेना है। 39,200 39,325 125 पॉइंट की रेंज नोट करके रखो। 39,600 39,750 150 पॉइंट की रेंज नोट करके रखो ऊपर देने की। निफ्टी 17,475 17,525 लेना है, 17,650 17,725 देना है। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, थोड़ा और अपसाइड इन लेवल से आए, बट ऊपरी स्तरों पर मुनाफे भी वसूलें। अगर आपने सुबह ये करा होगा, अब बॉटम लेवल पर खरीदारी करें, दोनों तरफ के मौके मिले हैं। अब वापस देखते हैं और ऊपर कितना बाजार जा रहे हैं। आइए, एक्सपर्ट भी जुड़ने के लिए तैयार हैं और खबरें और ट्रिगर्स लेकर अरमान और कुशल भी तैयार है। तो पहले चलते हैं कुशल के पास और जानते हैं ट्रिगर्स। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में सबसे पहले तो जीएमआर इंफ्रा फोकस में रहेगा। 6,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए जो बोर्ड बैठक होने वाली है कंपनी की, वो हमारे फोकस लिस्ट में रहनी चाहिए। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस के अगस्त महीने के जो जॉब्स डेटा है वो आपके सामने रखे जाएंगे आज शाम। तो यहाँ पर भी हमारी नज़र रहेगी कि एग्जैक्टली क्या आंकड़ा यहाँ से निकल कर आता है। कल के दिन में यहाँ पर ग्लोबल इवेंट के लिहाज से रूस से यूरोप के लिए जो नेचुरल गैस की सप्लाई है वो वापस से शुरू होने की शेड्यूल्ड है। तो देखना होगा कि वहाँ जो है एक्चुअल फाइनल जो डिसीजन है वो क्या लिया जाता है रशिया की तरफ से। और साथ साथ 5 सितंबर यहाँ पर टीचर्स डे है 5 सितंबर को, और साथ ही गैलेंट मेटल यहाँ पर फोकस रखिए। यहाँ पर जो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में था ये स्टॉक, अब ये रोलिंग सेगमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही आईपीओ जिनकी मैनेजमेंट से आज हमने बात की, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, तो यहाँ पर इनका इशू पीरियड 5 सितंबर से 7 सितंबर तक रहने वाला है। प्राइस बैंड 500 से 525 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। और ये यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि इस आईपीओ में ये सारी डिटेल्स हैं। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस के बाजार, दीप आप बता भी रहे थे कि लेबर डे के मौके पर ट्रेडिंग हॉलीडे है, और यूरोप के जुलाई महीने के जो रिटेल आंकड़े हैं वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स भी हैं। आज शाम का यूएस का डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए, कोई स्टॉक्स हैं खबरों वाले? जी, कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें टेक महिंद्रा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने टाटा कॉग्निटिव जो एक कंपनी है उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक करार किया है। अडानी पोर्ट्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगस्त में जो आप कार्गो वॉल्यूम है वो 18% बढ़कर आया है, और जो कार्गो वॉल्यूम बढ़ के आया है वो 2.93 करोड़ टन पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप ड्राई बल्क वॉल्यूम देखेंगे, वहां पर भी आपको 44% की बढ़ोतरी देखी गई है। इंडसइंड बैंक, वहां पे भी उन्होंने एडीबी के साथ उन्हें करार किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उन्हीं के साथ यह करार किया, और ये करार इसलिए किया है क्योंकि जो सप्लाई चेन सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए ये जो करार किया गया है। और कुछ मेरे पास अंत में काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें मदरसन सुमी 50 लाख शेयर्स, जोमेटो 11 लाख, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस 10 लाख, एचडीएफसी 6 लाख, फिनोलेक्स, आईटीसी और एनएचपीसी लगभग 10 से 15 से 20 लाख के आसपास इन सारे शेयर्स में सौदे किए गए हैं। तो ज़्यादा खबरें नहीं है, कुछ बल डील्स होते हुए दिखे हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको एक्शन में दिखेंगे, बट बाजार अच्छे एक्शन में, ये बढ़िया बात है। डेज हाई के करीब आने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, इस समय 75 अंक ऊपर 600 के पार आराम से होल्ड करते हुए दिखा है। और एस्ट्रल पर रखिए नजर, लाइफ हाई पर यह काउंटर 6% की तेजी है उसको आते हुए दिख रही है। सन टीवी पर रखिए नजर, जी एंटरटेनमेंट पर रखिए नजर, दोनों पर अभी अभी एक बड़ा वाला स्पाइक आपको आते हुए दिखा है। और कई और काउंटर्स हैं जो इस समय ट्रेड में एक्शन दिखा रहे हैं। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी तैयार हैं, बंसल जी, कुणाल जी, वागले साहब, किरण जी, सिमी जी और साथ ही शरद अवस्थी साहब भी थोड़ी देर में, मुदुद जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शरद जी से एक्चुअली पूछना चाहूँगा, एस्ट्रल पर कोई राय? शरद जी, थोड़ी देर में हम फोकस भी करेंगे क्यों एस्ट्रल पर इतना एक्शन आ रहा है, बट आपकी कोई राय? इस काउंटर पर जबरदस्त तेजी दिखा रहा है एस्ट्रल, और पिडलाइट भी आज लाइफ हाई पर है सर। देखिए, कुछ तो पीवीसी के प्राइसेस वगैरह ग्लोबल लेवल पे नीचे आ रहे हैं, तो उसका इनको फायदा होना चाहिए। और एस्ट्रल की पोजीशनिंग पे तो कोई डाउट पिछले 5-6 सालों में किसी को रहा ही नहीं, जिस तरीके से इन्होंने पाइप मार्केट शेयर में हिस्सेदारी गार्नर की है। अगले 2-3 साल जो अर्निंग्स में ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे हैं वो करीब 20-25% के आसपास है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है, क्योंकि 2180 पे भी आप अगर देखते हैं तो 24 के नंबर पे लगभग 62-63 टाइम है
बट हाँ, कंपैरेटिवली चूंकि बड़े कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं इंटरनेशनल लेवल के जिनकी ऑलरेडी इसमें पोजिशनिंग है, तो एस्ट्रल काफी प्रीमियम रिक्वायरमेंट में रहा है और मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन बाजार यही कर रहा है कि आने वाले समय में मार्जिन में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। रियल एस्टेट वगैरह पे हम काफी बुलिश हैं, तो हमें लगता है डिमांड साइड पुल भी काफी स्ट्रांग रहना चाहिए इनके लिए, क्योंकि हाउसिंग पाइप्स में ज्यादा यूज होता है और जो वैरायटी इनके पास है। तो एस्ट्रल मुझे लगता है थोड़ा महंगा है, बट अगर आप थोड़ा लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं तो काफी डिसेंट बेट हो सकता है। नजर रखिएगा, थोड़ी देर में एस्ट्रल, पिडलाइट और भी जुड़े स्टॉक्स पर हम आपके लिए कुछ बढ़िया रिसर्च भी लेकर आएंगे, बट डेफिनेटली एक बजिंग स्पेस है मार्केट का इस समय और यहाँ पर आपको करना चाहिए फोकस करिए। एस्कॉर्ट्स पर लगातार एक्शन में है और 2000 के पार आसानी से होल्ड कर रहा है। जब इसके ऑटो नंबर्स आए थे तब भी हमने बात करी थी। अर्लियर दिस वीक हमने देखा था एक बड़ा वाला ब्रेकआउट भी इस काउंटर में आया था और वो ट्रेंड अभी भी बरकरार है। इनफैक्ट इस हफ्ते अगर आप देखें तो 12% की तेजी एस्कॉर्ट्स में आ चुकी है और अभी भी डेज हाई पर कर रहा है ट्रेड। किरण जी से जरा एक बार राय लें। किरण जी, अब एस्कॉर्ट्स में क्या करना है? बाजार ऊपर हो या नीचे, ये स्टॉक तो अपनी तेजी में ही बना हुआ है सर। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। एस्कॉर्ट्स में बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि एस्कॉर्ट्स में एक बहुत अच्छी मूव अभी भी देखने को मिलेगी। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि एक बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है जो कि ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है। तो मेरा मानना है कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2000 का रहेगा, 77 रुपए नीचे है करंट मार्केट प्राइस से। पर जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहना चाहिए। बहुत ही बड़े ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट लगभग 1900 के आसपास हुआ है। मेरा मानना है कि अभी टारगेट जो नेक्स्ट है पोजिशनली इस महीने के लिए, ये 2250 2300 की ओर चलते नजर आ जाने चाहिए। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा, यहां पर खरीदारी करने की राय। बिल्कुल सिमी जी के लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। जी सिमी जी बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले मेरा बीटीएसटी कॉल से पहले मैं एस्ट्रल का अपडेट देना चाहूंगी। कल का क्लोजिंग शो में करीब 2150 2145 के आसपास मैंने एस्ट्रल में बाय कॉल दिया था और वो मेरा पहला कॉल था कल का क्लोजिंग शो में। आज सुबह से कल ही ये 2195 के आसपास बंद किया था। आज ये 2300 के पार है, 2315 का भाव है कैश में और इसमें अभी मुझे अपडेट देना है 2270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 2350 के ओर ये स्टॉक जा रहा है। आप लोग याद नहीं किए, मैंने याद दिला दिया। अभी का मेरा बीटीएसटी कॉल है बलरामपुर चीनी। ये और एक मेरा फेवरेट स्टॉक है जिसमें मैंने पहले भी जब ये स्टॉक नीचे से घूम रहा था उस समय भी मैंने बाई कॉल दिया था। लास्ट जब मेरा रडार पे आया था उस दिन मैंने मिस किया था, वागले जी ने बीटीएसटी दे दिया था। 8 दिन का ब्रेकआउट था और आज 14 दिन का ब्रेकआउट आ रहा है। इसमें 362 कैश का लेवल के ऊपर इसमें 14 ट्रेडिंग सेशन का ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट का जो टारगेट आता है वो मिनिमम 377, 384, 390 ये सारे टारगेट्स आता है। एक सौसर फॉर्मेशन है जिसका टारगेट 400 410 का होता है। ये स्टॉक बलरामपुर चीनी मैंने गणेश चतुर्थी के जो स्पेशल शो आया था ट्यूसडे का सेशन में, वो स्पेशल 1 बजे का शो में विघ्नहर्ता शो था वो मेरा, वहां पे भी मैंने बलरामपुर चीनी दिया था। 2 से 3 महीने के नजरिए से 410 से 430 का टारगेट मैंने दिया था और मैंने ये कहा था कि स्टॉक कंसोलिडेशन में है, करंट लेवल पर खरीदारी कीजिए, स्टॉक भागने वाला है। 410 से 430 का टारगेट था। अभी का टारगेट 377, 384, 390 का है। 365 के आसपास अभी है स्टॉक में। 62 के ऊपर 14 ट्रेडिंग सेशन का ब्रेकआउट है। 350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और होल्ड करेंगे। तो ये है राय आपके लिए बलरामपुर चीनी में खरीदारी करने की। सिमी जी दीप भूल जाए तो आप बार बार बोलते हो आप भूल गए एस्ट्रल वेस्टल, आप भूल गए उसका क्या? आप भी तो भूल जाते हो। मैंने तो भूला नहीं कुछ, मैंने तो याद कर दिया। भूला कैसे नहीं भूला? हाँ, सुबह हमने आप बोला कि सिमी जी ने कल क्लोजिंग में रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा दिया था RIL, उसका टारगेट हासिल हो गया। सुना था, मौका नहीं मिला अनिल जी। वो कुछ नहीं, एक्चुअली आपने एस्ट्रल के बारे में पूछ रहे थे इसलिए मैंने बताया। आज मैंने सुबह का शो सुन रही थी और आपने याद किया, बहुत ही धन्यवाद है। हाँ, एकदम दिल से मैं कह रही हूँ कि आपने उस समय जो मेरा याद किया है, सिर्फ RIL में नहीं, आपने BF यूटिलिटीज के लिए तो एक मिनट सिमी, तो बताइए इम्पोर्टेंट क्या है
जब आप नहीं है उससे उस समय आपको याद करके उसकी तारीफ करें वो इम्पोर्टेंट है, या आप हैं तब करें? दोनों ही है अनिल जी, दोनों ही है। अब मैं नहीं होंगी तब भी याद कीजिएगा, जब मैं हूँ तब भी याद कीजिएगा कि आपका ये स्टॉक अच्छा चला। ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब किरण जी के याद करना है। कुणाल जी के बाद दूसरी गलती मैंने की है आपको पूछने की। ओके चलिए बढ़ते आगे। सिद्धार्थ जी तैयार फोन लाइन पर स्पेशल पिक देने के लिए। सिद्धार्थ जी भी तैयार हो रहे हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तब तक आइए एक स्पेशल पिक का बिगुल किरण जी के लिए और उसके बाद लेंगे सुपर सीड। तो किरण जी के लिए स्पेशल पिक। बताएं किरण जी। अनिल जी स्पेशल पिक नहीं है, सुपर स्पेशल पिक है। इसके कारण ये है कि मेरे टारगेट्स और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये बहुत बड़े हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:10 के ऊपर है और टारगेट्स तो बहुत ही बेहतर है। तो मैं पहले आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी बताता हूँ, फिर फ्यूचर स्ट्रेटेजी भी बताता हूँ। इंडिया मार्ट 4600 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 290 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहीं पे लेना है 290 के आसपास। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 240 का, टारगेट रहेगा 580 600। यानी इधर से देखिए अनिल जी बहुत बड़ी अपसाइड आपको इंडिया मार्ट में देखने को मिलेगी। और स्पॉट में मेरा मानना है कि अगर आप 10 से 15 दिन देते हैं तो 5600 के टारगेट्स आपको देखने में मिलेंगे। अभी 4750 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इधर से 850 पॉइंट की रैली हमें इंडिया मार्ट में देखने को मिलेंगी अगले 10 दिन में। इसका कारण ये अनिल जी, ये 9500 से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम करते हुए हमने एक बॉटम बनाया। आज पहली बार इतने बड़े फॉल के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न, जिसको हम एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं, उसका ब्रेकआउट मिला। ये साधारण ब्रेकआउट नहीं है। तो ये ब्रेकआउट के बाद मेरा जो टारगेट है 5600 वो आराम से आ जाना चाहिए। पर ऑप्शन के लिए मैंने 5200 का टारगेट छोटा सुझाया है। वहां पे अगर आता है तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम लगभग 580 600 का देखने को मिल जाना चाहिए। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना चाहिए। अगर किसी को ऑप्शंस या फ्यूचर्स नहीं आता है तो आपको कैश लेवल्स में बाय करना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न है बहुत ही शानदार है अनिल जी। तो बढ़िया पैटर्न है। इंडिया मार्ट पर रखिए नजर, यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए ट्रेड है, या फिर अगर आप स्पॉट के लेवल्स देख रहे हैं तो 5600 तक जाने की इसकी पूरी संभावना है। आइए सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, करते हैं उनका स्वागत। सुपर सेट। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर कौन से कॉल लेकर आए आप? बिल्कुल दीप, ये कॉल देने से पहले मैं बधाई देना चाहूंगा अनिल जी को। जो आरबीआई गवर्नर का जो इंटरव्यू उन्होंने लिया है वो बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू लगा और एक एक बारीकी वाले सारे पहलू छुए गए थे उसमें इकोनॉमी का, और इतने सरल तरीके से। सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट अनिल जी फॉर दिस इंटरव्यू, बहुत बेहतरीन था। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच सर। आपको पसंद आया, अच्छी बात है सर, थैंक यू। बताएं सर। अनिल जी आज का जो स्पेशल पिक है वो है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। एनसीसी पे खरीदारी की राय है। ये लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रोड्स, बिल्डिंग, वाटर, माइनिंग और बहुत सारे सेगमेंट्स में है। एनसीसी पे खरीदारी की राय है। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट एनसीसी पे नागार्जुना कंस्ट्रक्शन पे रखना है 77 का, और लंबे समय के लिए अगर आपने रख लिया, और ये लंबा समय हो सकता है 6, 8, 12 महीने का, तो 96 रुपीज का भी टारगेट आ सकता है एनसीसी पे। शॉर्ट टर्म टारगेट है 77 का। ऑर्डर बुक जो पहली तिमाही में इनका जो क्लोज आया है वो 37,000 करोड़ का आया है। आने वाले 2 सालों में रेवेन्यू का जो ग्रोथ है सीएजीआर एक्सपेक्टेशन 13% का हो सकता है और मार्जिन 10% पे हो सकते हैं। कंपनी ये भी चाहती है कि वो मोनेटाइज करेगी अपने नॉन कोर एसेट्स को, और स्ट्रॉन्ग फोकस डेट कर्ज को रिड्यूस करने में भी लगाने वाली है एनसीसी, जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 77 का और लंबे समय का टारगेट रखना है 96 का। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फुल प्रूफ चालू हो गई है क्योंकि अब मॉनसून फेज आउट हो रहे हैं। एनसीसी पे फोकस करना चाहिए। राजी 75 पर ऑलरेडी स्टॉक है, 77 के टारगेट ले लेना है सर? मैंने जब ब्यूगुल का अनिल जी को कहा था तब 73, 74 चल रहा था, बट 77 से 80 रुपीज का प्राइस आप रख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और लंबे समय के लिए 96। चलिए, तो 77 से 80 के लिए आपके टारगेट्स हो गए इमीडिएट टर्म,
और फिर 96 यहाँ पर रखनी है नज़र। कल अपडेट भी आया था, अगस्त में करीब 300 करोड़ के ऑर्डर्स एनसीसी ने जीते थे। लगातार अच्छे ऑर्डर बुक इस कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और ऑर्डर बुक भी अच्छी पेस पर ग्रो कर रही है। शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी एक स्पेशल पिक देने के लिए सुपर सेट के तौर पर। इनफैक्ट सिद्धार्थ जी जो इंटरव्यू की बात कर रहे थे आरबीआई गवर्नर के साथ, शानदार इंटरव्यू रहा और एक बड़ी बात जो इंटरव्यू से निकल कर आई वो इस समय की सबसे बड़ी चिंता को लेकर है, इन्फ्लेशन। जानते हैं क्या कहना था इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई गवर्नर साहब का। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है, सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है इन्फ्लेशन। बताएं सर, क्या आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है? क्योंकि कहीं न कहीं अब जो संकेत इन्फ्लेशन के कम होने के, महंगाई के कम होने के आते दिख रहे हैं, क्या ये समझना ठीक है या जल्दबाजी है? तो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है जी। एंड मैंने पहले भी कहा था कि अभी जो सिचुएशन है वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो ग्लोबलाइज हो गया है। आप लेटेस्ट डेटा देखिए, कोई भी देश ले लीजिए, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या यूके हो या जर्मनी हो, बहुत सारे देशों में अभी इन्फ्लेशन बहुत अधिक तरह चल रहा है। यूएसए में थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में अभी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे कंट्रीज़ में भी ज़्यादा है। जहाँ तक भारत का सवाल है, जैसे मैंने पहले कहा था, इन्फ्लेशन हमारा ये असेसमेंट है एट द मोमेंट, जो असेसमेंट है, क्योंकि जो वर्ल्ड सिचुएशन है इन्फ्लेशन फ्रंट में वो जो उसको कहते हैं कि रोज़ वो बदलता जा रहा है जी। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी का जो असेसमेंट है हमारा 7.8% जो अप्रैल में आया था वो शायद हाईएस्ट था, सो पीक पहुंच गए थे हम। उसके बाद इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होगा और हमारा प्रोजेक्शन भी वही है। पिछले जो डाटा आया था वो 6.7 था जी। और इस साल का हमारा हमने जो प्रोजेक्शन दिया है 6.7%, नहीं, मैं क्या कहना चाहता था कि इस साल का जो हमारा असेसमेंट है वो 6.7 रहेगा जी। और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि बीच बीच में, मतलब ये एक स्मूथ राइड इसको नहीं कह सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा बहुत बम्प भी आ सकता है, रोलर कोस्टर रहेगा। हाँ, वो थोड़ा बहुत बीच बीच में थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये थी खास चर्चा इन्फ्लेशन को लेकर, जो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि अब लग रहा है कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो गया, इनफैक्ट अगले साल तक 5% की रेंज में आ जाना चाहिए। तो ये कुछ खास बातें गवर्नर साहब की इंटरव्यू की। ऐसी कुछ और खास बातें भी हैं जो गवर्नर साहब ने कही थी, उसके बारे में भी करेंगे चर्चा। बट इन्फ्लेशन को लेकर बड़ी कमेंट्री आई है गवर्नर साहब की तरफ से। आइए, एक और फैक्टर जो गिरते कमोडिटी प्राइसेस से कुछ कंपनीज को फायदा मिल रहा है, जिसकी हम फोकस में बात कर रहे थे, अधेसिव कंपनीज पर रखिए नजर, स्पेशली एस्ट्रल जो आज बढ़िया एक्शन में, पिडलाइट लाइफ हाइपर है, एक और छोटी कंपनी इस स्पेस से ही जुड़ी, जहां पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि डिमांड अच्छी है और गिरते रॉ मटेरियल प्राइसेस से डबल फायदा इनको होते हुए दिख रहा है। तो आइए कुछ समझते हैं क्या फैक्टर्स हैं जो इतनी शानदार तेजी इन स्टॉक्स में आ रही है। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर बताइए। बिल्कुल जबरदस्त एक्शन है सारे के सारे स्टॉक में। पिडिलाइट आज लाइफ ऑल टाइम हाई लेवल पे, एस्ट्रल में भी काफ़ी अच्छी तेजी, 6% ऊपर है आज स्टॉक, इनफैक्ट 9% दूर है अपने 52 वीक हाई लेवल से। और जो HP एड्रेसिव है वहाँ भी काफ़ी अच्छी तेजी आती दिखे। स्टॉक जर्नी देखे तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि कितनी अच्छी डिमांड है आने वाले क्वार्टर्स में। जो कमोडिटी प्राइस का जो अब थोड़ी नमी आती दिखी है, उसी के चलते जो मार्जिन इंप्रूवमेंट होंगे उसी का रिजल्ट शायद स्टॉक परफॉर्मेंस में भी नजर आ रहा है। पिडिलाइट का अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ये स्टॉक 14% से ऊपर है, 20% ऊपर है 6 महीने में। एस्ट्रल की भी सेम स्टोरी है, 20% अप है 1 मंथ में, 21% 6 मंथ्स में। और जो नई लिस्टिंग हुई थी HP एड्रेसिव की, वो भी अभी लिस्टिंग से 40% ऊपर ट्रेड करा है। अब क्या रीजंस है कि ये स्टॉक्स में इतना मोमेंटम दिख रहा है? फिलहाल जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन स्पेस है वहाँ पे एड्रेसिव्स और सील इन की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। सुबह हमने डिस्कस किया था कि रियल स्टेट में किस हिसाब से रिवाइवल दिख रहा है। वरुण ने बताया था कि ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है मुंबई में वो 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर पे, इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है एंड जो बाय प्रोडक्ट कंपनीज होती है उनके लिए। और एडिशनली जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप है वहाँ पे इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के चलते ये सारी कंपनीज और ये सारे प्रोडक्ट्स के जो प्लांट है वहाँ पे क्लोजर्स आते दिखे। उसी के चलते
अगर कोई सप्लाई चेन कंसर्न्स होते तो भारतीय कंपनी या जो दूसरे देशों की कंट्रीज है वहाँ पे डायरेक्ट फ़ायदा आते मिलता है। और जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस, हमने ऑयल के प्राइसेस देखे, वहाँ पे भी थोड़ी गिरावट आती दिखी है। अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो पिडिलाइट का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है एड्रेसिव और सीलेंट से वो 53% का, तो काफ़ी मेजर चंक वहाँ से आता है। एस्ट्रल का भी 23% का है और जो न्यू लिस्टिंग है HP एड्रेसिव उसका तो 100% बिजनेस यही है। मार्केट आउटलुक अगर हम देखें, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी पोस्ट Q1 और इनफैक्ट जो रीसेंट इंटरव्यूज़ हुए वहाँ से ये सीधा संकेत है कि अच्छे जो मॉनसून है और जो हाउसिंग और होम इम्प्रूवमेंट है वहाँ से जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आने वाले क्वार्टर्स को लेके। साथ ही साथ एस्ट्रल से जब हमने बात की थी जी बिजनेस पे अगस्त 30 को, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि पहली तिमाही में जो मार्जिन्स पे दबाव था वो जो इन्वेंट्री लॉसेस के चलते था, लेकिन Q3 से इन्वेंट्री लॉसेस कम होते दिखेंगे। कमोडिटी प्राइस में जो गिरावट है उसके चलते मार्जिन्स स्टेबल इनफैक्ट इम्प्रूव होते नजर आएंगे और वैल्यू और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ पे कोई फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है। और फेस्टिव सीजन से इन कंपनीज को भी फायदा होता है क्योंकि डिमांड अच्छी होती है तो रेवेन्यू में आपको आते दिखती है। तो ये है कुछ फैक्टर्स। और अभी शरद जी भी बात कर रहे थे, अच्छे डिमांड एनवायरनमेंट लग रहा है इन कंपनीज के लिए। बिल्डिंग, रियल एस्टेट मटेरियल और उससे जुड़ी स्पेस में ऑलरेडी अच्छी तेज़ी बनी हुई है और यहाँ पर भी आप देखिए ज़बरदस्त एक्शन है। HP एडेसिव्स भी अब रिएक्ट कर रहा है और स्टॉक को आपको तेज़ी में आते हुए दिख रहा है। आइए कुछ कॉल्स भी हैं हमारे साथ तैयार। मुदित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, करते हैं उनका स्वागत। बिगुल मुनाफे वाले मुदित। गुड आफ्टरनून मुदित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए बहुत बढ़िया एक स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक करीब 5 महीने से कंसोलिडेशन में था, उसका ब्रेकआउट चार्ट्स पर होता हुआ नजर आया है। पहले भी स्टॉक पे कई बार बात करी है और बढ़िया अपसाइड मूव दिखाया है। मैं बात कर रहा हूँ आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज को यहाँ पे खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। 844 रुपए स्पॉट के लेवल है, खरीद के चलिए। आज इंटरडे में पहला टारगेट बनेगा 856 का, दूसरा टारगेट बनेगा 862 का। ये इंटरडे टारगेट्स हैं। जिस तरह के स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आए हैं, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है। हमें लगता है आरती इंडस्ट्रीज में आज के सेशन में 860 862 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर पोजिशनल भी बाय करना चाहता है तो पोजिशनल भी बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। हमें सितंबर सीरीज में 885 तक के अपसाइड मूव आरती इंडस्ट्रीज में नजर आते हैं। यहाँ पर बाय करेंगे। 844 स्पॉट के लेवल है, खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 838 का। तो ये आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज भरोसा रहा है पहले भी मोदी जी का इस काउंटर पर और 850 के करीब वापस मोमेंटम में आ भी रहा है ये काउंटर। चार्ट कॉर्नर चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है हमारी HDFC लिमिटेड में। HDFC लिमिटेड पर खरीदारी की राय है। ये स्टॉक वापस से बाजार को आउट परफॉर्म करने लगा है। स्ट्रक्चर बहुत शानदार है और इंट्राडे चार्ट्स पर एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न भी बना है। मौजूदा स्तरों पर इस पर खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। HDFC पे खरीदारी की राय है। 2414 2414 का स्टॉप लॉस लगाना है। 2510 2510 पहला टारगेट है। 2550 2550 दूसरा टारगेट है और HDFC है हमारा चार्ट कॉर्नर पे। बिल्कुल, तो 100 रुपए की तेजी यहां से आपको बनती हुई दिख रही है। जहां तक HDFC का सवाल है, स्टॉक भी बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। HDFC बैंक पर भी रखिए नजर, देखते हैं यहाँ पर भी अगर आपको एक्शन बनते हुए दिखता है या नहीं। आइए सुमित जी भी अपने कॉल के साथ तैयार। सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है और ये स्टॉक कंटिन्यूसली सबने दिया हुआ है और लोअर लेवल से इसमें कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिल रहा है। स्टॉक का भाव है 323 रुपये 25 पैसा, 323 रुपये 50 पैसा। स्टॉक का नाम है ITC। ITC के अंदर मोमेंटम है, कल का हाई ब्रेक हो चुका है, रिसेंट के हाईस के ऊपर है। स्टॉक के अंदर यहाँ से मोमेंटम बनना चाहिए। 330 रुपये से लेके 335 रुपये तक के लेवल ITC में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें। कोई भी 1-2 रुपए का डिप आता है तो बाय करके चले। 316 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा और 330 से 335 रुपए तक के लेवल 1-2 दिनों में ITC में देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करें ITC।
खरीदारी करनी है आपको ITC, जहां पर आपको मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक है। शरद जी से भी एक बार जरा फंडामेंटल राइज दी जाए। शरद जी, बढ़िया मूव आई है। ITC 250 रुपये से जो है चला है, अब 325 पर आ गया है और खराब दिनों में भी ज्यादा गिरता नहीं है, स्टेबल रहता है और अच्छे दिनों में तो अच्छी परफॉर्मेंस भी आता है। ITC के लिए आपके कोई टारगेट्स है? देखिए, हमारे लक्ष्य करीब 350 के थे शुरू से ही, तो मुझे लगता है उसके काफी पास स्टॉक आगे है। अगर 24-25 के नंबर पे हम 350 के लक्ष्य की उम्मीद कर रहे हैं तो यहाँ से ज्यादा अपसाइड बचती नहीं है। और प्लस मुझे लगता है कुछ सरकारी रेगुलेशंस भी आने की उम्मीद हम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो टोबैको पे कर्व कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में कितना फर्क पड़ेगा वो मुझे नहीं मालूम, बट अगर वो रेगुलेशन आती है तो एक बार मैं रिविजिट करना चाहूंगा। तो मुझे लगता है अगर आपके पास है तो कुछ हिस्से में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस रन-अप के बाद। थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर लें, अगर स्पेशली अगर आपने लोअर लेवल्स पर खरीदारी करी। 350 तक के वैसे टारगेट हैं शरद जी के इस काउंटर पर, और ट्रेडिंग के लिए तो बढ़िया विकल्प लग ही रहा है। 2% ऊपर फिलहाल आपको ITC दिखेगा, तो सहारा दे रहा है निफ्टी को 17,600 के ऊपर होल्ड करने में। अब निफ्टी को कोई परेशानी आती हुई नहीं दिख रही है। यूनाइटेड ब्रूरीज पर रखिए नजर। आज सुबह शुभम जी ने यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी ऑप्शंस के जरिए, और बढ़िया ट्रेड बनते हुए दिख रहा है यूनाइटेड ब्रूरीज पर। इनफैक्ट डेज हाई पर ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, दोनों पर ही सुबह आपके लिए कॉल्स आती हुई दिखी थी। बढ़िया एक्शन आ रहा है इसमें। कंजम्पशन से जुड़े नाम आपको अच्छी परफॉर्मेंस। 2 और स्टॉक बड़े एक्शन में आते दिख रहे हैं बड़े दिनों बाद। वो है SEC अंबुजा। दोनों ही 2-2% के आसपास की तेजी दिखाकर पुराने हाइस की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से अंबुजा 420 रुपये के आसपास से ही वापस करेक्ट होकर 400 रुपये तक आया था, फिर से 420 आता हुआ दिख रहा है। और SEC भी किसी भी वक्त वापस से ब्रेकआउट देने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। तो सीमेंट शेयरों में भी थोड़ी बहुत खरीदारी फिर से लौटती हुई ओपन ऑफर चल रहा है ना जोर शोर से। अगले हफ्ते 9 तारीख को खत्म होगा। 385 का है। हाँ, आपका तो आना तो कुछ है नहीं उसमें। उससे पहले वो 440-450 हो जाए। आई थिंक मुझे याद है जिस दिन वो आया था उस दिन थोड़ा लोग परेशान भी हो रहे थे कि मार्केट प्राइस से नीचे। आपने कहा था अच्छी बात है, फ्लोर मिल गया, इसके ऊपर ही रहेगा। हाँ, फ्लोर मिल गया, एग्जैक्टली। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं। 440-450 के लिए आप मुझे आराम से होल्ड करके रखिए। ओपन ऑफर जब खत्म होता है तब की तब देखी जाएगी। 385 में जाने जाना है, टेंशन क्या है। अच्छा, बाय द वे सेठी साहब तैयार हैं तो जरा एक बार उनसे संपर्क कर लिया जाए। बिगुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब की फेवरेट पिच है ये सब। बिल्कुल ऐसी पिच चाहिए सेठी साहब को बैटिंग करने के लिए। बनाए सर, क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। पहले तो अनिल जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स। मैंने पूरा इंटरव्यू देखा आपका जो RBI गवर्नर साहब के साथ लिया जी। अनिल जी, कमाल तो तब हो गया जब उन्होंने जी बिजनेस पे चलाए हुए ऑपरेशन हफ्ता वसूली की चर्चा करी और कहा उससे जो डिटेल्स जान के उन्होंने कार्रवाई करी। तो अनिल जी, हेड्स ऑफ टू यू, योर टीम एंड जी बिजनेस। थैंक यू सर, थैंक यू। और वो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने ये माना है। नहीं तो कई बार होता है कि आप किसी से कुछ देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, पता लगाते हैं, लेकिन माने तब वही बड़ी बात। तो जितने बड़े लोग होते हैं उतने विनम्र होते हैं। ये चीज़ हमने सीखी है उनको देखकर, तो बढ़िया बात है। और धन्यवाद सर, आपने बड़े प्यार से और बड़ी गहराई से इस इंटरव्यू को देखा। थैंक यू सर। बनाएं। बिल्कुल अनिल जी। और एक और चीज अनिल जी, जिस तरह आप हम एनालिस्ट से, प्रेशर से, उनसे अच्छी कॉल्स निकलवाते हैं, आपने पूरा इंटरव्यू उनका शुद्ध हिंदी में करवा लिया। पूरा इंटरव्यू अनिल जी। कमाल उन्हीं का है सर। नहीं, अच्छी हिंदी बोलते हैं अनिल जी। बिल्कुल बढ़िया हिंदी बोली। और वो मुझे इंटरव्यू के बाद पूछ भी रहे थे। अच्छा, मेरी हिंदी अच्छी थी? मैंने सर बहुत अच्छी है, बढ़िया हिंदी थी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे ख्याल से उनका हिंदी में लाइव इंटरव्यू पहले ही था। हाँ, पिछली बार जब मैंने किया था दिसंबर 2020 में, तब वो रिकॉर्डेड था। और वो पहली बार उन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया था, तब तो वो पहली बार। लेकिन इस बार बड़े कॉन्फिडेंस एकदम अच्छे से, बिल्कुल। और मतलब करना चाहते हैं वो दिख रहा था उनका कि मतलब मेरी रिक्वेस्ट भी यही थी कि मैंने कहा सर, हिंदी के दर्शकों का बड़ा वर्ग है, बड़ी संख्या है। बसीन साहब की लैंग्वेज में तो नहीं, बट अदरवाइज अंग्रेजी दर्शकों के मुकाबले में उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। सो आपको उन्हें भी एड्रेस करना चाहिए, बात करना चाहिए। तो उन्होंने बोला जरूर, और वादा भी किया है कि ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हमसे बात करेंगे। और जो मैं आपसे पिक लूँ उससे पहले जिसकी आप बात कर रहे हैं, ऑपरेशन हफ्ता वसूली, एक बार मैं आपको छोटी सी झलक सुनाता हूँ कि एग्जैक्टली गवर्नर साहब ने क्या कहा उस पर। डिजिटल लैंडिंग ऐप पर बड़ा एक्शन आपने लिया है, उस पर गाइडलाइंस बनाई है। हमने जी बिजनेस पर 2 साल पहले 2 स्टिंग ऑपरेशन किए थे। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जब मॉरेटोरियम आपने लागू किया था तब ये
छोटे लोन देने वाली कंपनियां काफ़ी परेशान कर रही थी लोगों को, और उसके बाद हमने चाइनीज़ कनेक्शन पर भी हमने काफ़ी एक्शन लिया। आरबीआई ने बड़ा काम किया है उस पर। ये बताएं सर, काफ़ी कुछ तो कंट्रोल में आ चुकी हैं ये चीज़ें, अभी भी थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, प्लस ये जो विदेशी कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं लैंडिंग एप्स पर, इस पर आरबीआई का क्या व्यू है और आगे आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमने तो डिजिटल लेंडिंग के बारे में हमने नए गाइडलाइंस इशू कर दिए हैं, और हमें सेटिस्फैक्शन है कि ऑलराउंड मतलब सारे जो फाइनेंशियल सेक्टर के प्लेयर्स हैं वो मतलब बाय एंड लार्ज खुश हैं कि ठीक गाइडलाइंस ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अभी जो है ज़्यादा है, तो हमारा ये मानना है कि ये जो पॉलिसी है ये बहुत इफेक्टिव रहेगा, लेकिन सुपरविजन साइड में हम इसको सुपरवाइज करते रहेंगे, और इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। और जो जहाँ पे कंप्लेंट आता है किसी तरह भी, वो देखिए कुछ इलीगल मेथड्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बहुत सारे, आपने पिछले बार भी कहा था हफ्ता वसूली के बाद, आप मेरे को याद है आपने पिछले बार भी ये सवाल पूछा था, और उसके बेसिस में उसके आधार पर हमने कई सारे स्टेप्स भी लिया था आरबीआई के तरफ से। तो कुछ सारे जहाँ पे इलीगल मेथड आता है या कोई अनरजिस्टर्ड या कोई इस टाइप का कुछ इंसिडेंट होता है, तुरंत जो है वो आरबीआई को कंप्लेंट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, लोकल पुलिस हो या जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनको भी कंप्लेंट करना चाहिए। तो ये थे गवर्नर साहब आरबीआई की तरफ से जो एक्शन हुआ है डिजिटल लैंडिंग ऐप पर। और अब आप देखिए दीप, जब 2 साल पहले हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया तब कोई जानता नहीं था, सोचते थे कि क्या कर रहे हैं, और जब हमने चाइनीज़ कनेक्शन 2 साल पहले निकाला, आज देखिए कितनी चाइनीज़ कंपनियों पर, कितनी चाइनीज़ ऐप्स पर, और कितने चाइनीज़ अरेस्ट हुए हैं। एग्जैक्टली ये 2 साल पहले हमने किया है, आज से 2 साल पहले। तो ये उस वक्त और गवर्नर साहब ने उसे रिकग्नाइज भी किया। आइए सेठी साहब हमारे साथ तैयार है। सेठी साहब बताएं सर पहली पिक। अनिल जी, जो आज की पहली पिक्स है, एक तो दोनों कैश मार्केट के शेयर है जिनमें खरीदारी करनी है। जो पहला स्टॉक है एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है, स्टॉक का नाम है इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स, जो अभी 425 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम्स बनाती है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स और पोर्टेबल इंजिन के लिए। एक बहुत ही फंडामेंटली दमदार कंपनी है। ये एक ज्वाइंट वेंचर है लुकास टीवीएस और एक जर्मनी का ग्रुप है माले ग्रुप, जो अपनी जापानीज सब्सिडियरी के थ्रू इसमें स्टेक ओन करती है। तो इस तरह की कंपनी है। मार्की क्लाइंट लिस्ट है टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटो, पियाजो, इन सबको सप्लाई करती है। फिर एक अच्छे फाइनेंशियल से एक जीरो डेट कंपनी और सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 445 रुपए का और 420 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल। बताएं सर दूसरी पिक। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक केमिकल स्टॉक है, स्टॉक का नाम है विनती ऑर्गेनिक्स, जो कि अभी 2235-36 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है, फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, फिर निश सेगमेंट में ऑपरेट करती है, और इनके 2-3 प्रोडक्ट तो ये वर्ल्ड लीडर है उनमें, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। बाकी एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, और पीयर्स के कंपैरिजन में मार्जिन्स भी बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। जून क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे थे, पैट आया 101 करोड़ का अगेंस्ट 80 करोड़ लास्ट ईयर। बाकी रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%, अच्छे दर से कंपनी ग्रो कर रही है, जीरो डेट कंपनी है। और मुझे लगता है अब जब वापस से ये सब केमिकल्स वाले स्टॉक्स चलने लगे, ये स्टॉक भी अपने ईयरली हाइस की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 2350 का, स्टॉप लॉस रखना 2200 रुपए का। ओके, तो 2200 रुपए के टारगेट के लिए 2200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ विनती ऑर्गेनिक्स में करनी है खरीदारी। धन्यवाद सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो 2 बेहतरीन कैश कॉल्स आपके लिए। और बाय द वे जो 2 झलकें हमने आपको दिखाई हैं आरबीआई गवर्नर के इंटरव्यू के, अगर आपने दिन में मिस कर दिया हो तो कोई बात नहीं, पूरे वीकेंड इंटरव्यू आएगा। फिलहाल आज शाम 5 बजे आप ये इंटरव्यू देख पाएंगे, और फिर रात 9 बजे भी आप ये इंटरव्यू देख सकते हैं। ऑफ कोर्स ओवर द वीकेंड भी हम आपको ये इंटरव्यू दिखाएंगे, तो ज़रूर कैच करें गवर्नर साहब का हिंदी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जी बिजनेस पर। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सुबह से देखेंगे तो रिकवरी है सर डाउ फ्यूचर्स में, अब सपाट हो गया है, नास्डैक फ्यूचर्स सपाट हो गया, तो अमेरिकी फ्यूचर्स एकदम फ्लैट हैं आज के बड़े डेटा के पहले, एंड ऑफ कोर्स एक्सटेंडेड वीकेंड जो है वहां पर मंडे को छुट्टी रहेगी। यूरोप के बाजारों में 1% तक की तेजी है, कच्चा तेल थोड़ा रिबाउंड कर रहा है, ऑलमोस्ट 3% ऊपर है और वापस वो 95 के लेवल्स पर आ गया है। रुपया आज जरूर कमजोर हुआ है सर, 25 पैसे की कमजोरी आपको रुपए में दिख रही है। एशिया भी रिकवर होकर ऑलमोस्ट फ्लैट, जापान बंद हुआ और पॉजिटिव चाइना बंद हुआ, तो मार्केट्स ठीक है बट थोड़ा रुपए और तेल पर रखनी है नजर। बट नेचुरल गैस के दाम इस समय गिर रहे हैं। बताएं सर कैसे देख रहे हैं मार्केट कैश फ्लो? सोमवार को छुट्टी, आज तो खुलेंगे ना, आज खुलेंगे फ्लैट है। आज मुझे अंदाजा भी नहीं लग पा रहा कि ऊपर बंद होंगे नीचे। मेरे
चांसेस मुझे ज़्यादा ऊपर के दिख रहे हैं। अगर आज शुक्रवार का दिन नहीं होता और 3 दिनों की छुट्टी नहीं होती तो मैं पक्का आपको ये बोलता कि अमेरिका में ऊपर बंद होने के चांस ज़्यादा है। वो डेटा भी आएगा ना उनका, जॉब्स डेटा। हाँ, और जॉब्स डेटा भी आएगा। जॉब्स डेटा से बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आजकल क्या है दीप, किससे फर्क पड़ जाएगा ये पता नहीं। एग्जैक्टली है ना, वैसा ही हो तो अपने अमेरिका को तो छोड़ दो, ठीक है, अपना फंडा क्लियर है कि भाई हमें 17,650 से 17,750 775 की रेंज में प्रॉफिट बुक करना है। सो 650 प्लस आता है, 625 650 के ऊपर तो वहाँ देना है। अभी भी आप देखिए 2-3 बार 625 घूम के वापस 50 पॉइंट नीचे आ गया। करेक्ट, नीचे में 475 500 525 आता है तो वहाँ लेना है। सिंपल चीज़, अपनी सब रेंज में देखना है, नहीं तो छोड़ दीजिए। या तो टुकड़ों टुकड़ों में देते रहिए, 600 625 650 700 ऐसा टुकड़ों टुकड़ों में दीजिए, या फिर टुकड़ों टुकड़ों में नीचे आए तो लीजिए। डेटा क्या कह रहे हैं वो बता दूं। डेटा ये कह रहे हैं कि आपकी क्लोजिंग 17,500 के नीचे नहीं होगी, या आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। 17,500 के पुट पर 52 लाख शेयर हैं, 30 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। इस बात की भी पूरी संभावना, जो आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, कि 17,600 के ऊपर भी आज क्लोजिंग होने के चांस कम है। तो यही आपको 525 से 575 की रेंज की जो क्लोजिंग आपको परसों कल बताई थी, सेम क्लोजिंग आज भी होने वाली है। आज भी यही रेंज में क्लोजिंग हो जाएगी, 500 से 600 की, और प्रिसाइजली 525 से 575 की रेंज में। अगर 3 बजे के पहले तक, 3:05 तक, क्योंकि हम 2:40 पे आ गए, हाँ 3:05 तक 17,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो 475 और 425 तक आप नीचे आ सकते हैं, वहाँ पर खरीदारी कीजिए। 600 के ऊपर ट्रेड किया तो 625 से 700 की, 625 650 और बाद में 700 तक जा सकते हैं, वहाँ पर खरीदारी कीजिए। सो बेसिकली 400 से 500 की रेंज में सपोर्ट है, 600 से 700 की रेंज में सप्लाई है। टुकड़ों टुकड़ों में ऊपर दीजिए, टुकड़ों टुकड़ों में नीचे लीजिए। वही जो सुबह की स्ट्रैटेजी बन रही थी। अब आइए बैंक निफ्टी, 39,400 है आपका। 39,500 के ऊपर बंद होने के चांस कम दिख रहे हैं। 39,500 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 28 लाख शेयरों का, 17 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। नीचे 39,000 के आसपास लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19 लाख शेयरों का, तो 500 पॉइंट की तो हो गई बड़ी रेंज। इस रेंज में जो डेटा बन रहे हैं दीप, ऐसा लग रहा है ज़्यादा चांस ये है 39,400 के आसपास। अच्छा, अभी 39,400 के आसपास है, इसके आसपास ही क्लोजिंग, ना 39,300 के नीचे की क्लोजिंग दिख रही है, ना 39,500 के ऊपर की क्लोजिंग दिख रही है, तो यहीं पे लगभग बंद होने चाहिए। तो कोई बहुत बड़ा मूव अभी तक तो नहीं दिख रहा। एक ही कंडीशन है कि अगर डाउ फ्यूचर 100-125 पॉइंट 75 पॉइंट ऊपर हो जाए तब तो हम फाड़ के ऊपर भाग जाएंगे। अगर डाउ गिरा तो हम ज़्यादा नहीं गिरेंगे, डाउ बढ़ा तो हम ज़्यादा बढ़ेंगे। हाँ, ये अच्छा है। गिरेंगे तो परेशानी नहीं, मतलब फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स के, क्योंकि हम ताकत दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं। राइट सर, लेट्स सी। ठीक है, ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बाजार, देखते हैं। बट फिलहाल थोड़ा ऊपर से वापस बैंक निफ्टी थोड़ा फिसला है और उसकी वजह से निफ्टी पर भी हल्का प्रेशर आ रहा है। वही जो बात कर रहे थे 600 625 से फिर आप थोड़ी सी करेक्शन ऊपर से आपको आते हुए दिखिए इस समय। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको और भरपूर बनते हुए दिख रहा है। इंडिया मार्ट, जिस पर किरण जी बात कर रहे थे, एक और बढ़िया स्पाइक इस पर आते हुए दिख रहा है। एक बार जस्ट डायल को भी पुल अप करते हैं, देखते हैं अगर इस काउंटर में भी कुछ एक्शन हो रहा है। सुबह तो मुझे याद है जस्ट डायल पॉजिटिव मूव कर रहा था, जस्ट डायल भी 3% ऊपर ही समय ट्रेड कर रहा है, हालांकि डेज है से थोड़ा ऑफ है। शरद जी कवर करते हैं सर इंडिया मार्ट या फिर जस्ट डायल ऐसे काउंटर्स को? शरद जी सवाल आपके लिए था, इंडिया मार्ट या जस्ट डायल रेडार पर है आपके? इंडिया मार्ट तो नहीं है, बट जस्ट डायल वगैरह मुझे लगता है कुछ बिजनेस वो सेटल नहीं कर पा रहे ठीक से, तो दोनों ही मैं अभी तो फिलहाल अवॉइड ही करूंगा। ओके, अवॉइड करें फिलहाल, बट नजर रखिए। इंडिया मार्ट तो ऑफ कोर्स जबरदस्त स्पाइक दिखा रहा है, जस्ट डायल उतना बड़ा एक्शन नहीं है, बट फिर भी ये काउंटर थोड़ी पॉजिटिविटी में आपको दिख रहा है। और डिफेंस स्टॉक्स पर भी रखनी है नजर, जहां पर एक्शन आ रहा है। और टीटीएमएल बाय द वे ये फिर से रेडार पर आया है, थोड़ा ऊपर से अभी फिसलते हुए दिखा है, बट ऑलमोस्ट 18% ऊपर जाने के बाद अब आपको 11% ऊपर दिख रहा है टीटीएमएल, इस पर रखनी है नजर। EIH इस पर रखिए नजर, आज सुबह होटल स्टॉक्स की बात चली रही थी, 15% ऊपर आपको EIH इस समय ट्रेड करते दिखेगा। जबरदस्त एक्शन इस काउंटर पर आया है। मुदत जी जरा देखें सर, EIH का चार्ट 183 184 के लेवल्स पर आ रहा है, 15% की तेजी इस समय। बहुत बढ़िया पैटर्न के साथ इसमें बाइंग देखने को मिली है। आज के सेशन में तो ब्रेकआउट आया है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट, और आज वॉल्यूम देखिए करीब 80 लाख शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ से भी तेजी और सस्टेन कर सकती है। 184 CMP है,
हमें लगता है यहाँ से भी और तेजी बनेगी। 205 पहला टारगेट बनेगा, 205 को भी होल्ड कर पाया, उसके बाद 220 तक के अपसाइड मूव EIH लिमिटेड में नजर आते हैं। ओवरऑल बाय का सौदा है। अगर कोई भी डिप यहाँ से देखने को मिलता है और डिप में कहीं भी 178 179 के आसपास आता है, बाय करके चलने की सलाह होगी। पहला टारगेट 205, दूसरा टारगेट 220, स्टॉप लॉस रहेगा 168 का। तो 168 का स्टॉप लॉस रखकर नजर रखिए। आज सुबह हम होटल और हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स की बात कर ही रहे थे, बढ़िया एक्शन में है और EIH 15% ऊपर है। आज एक और कैश काउंटर जिस पर एक बड़ा स्पाइक आ रहा है, वरॉक इंजीनियरिंग 380 के लेवल पर ये काउंटर आ रहा है। कुणाल जी जरा वरॉक का चार्ट देखें सर, 7-7.5% की तेजी कुछ तो चल रहा है इस काउंटर में, चार्ट जरा बताएं सर। देखिए बिल्कुल चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु। जिस तरह का चार्ट है, इस स्टॉक ने काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब नीचे के लेवल्स पर अच्छा एक बेस बना और एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है, जिसका ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा। आज इसमें अच्छी तेजी बनी है। मुझे लगता है कि इस तेजी में ये स्टॉक 430 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है, तो 430 तक का मूव देखने को मिल सकता है। जिनके पास पोजीशन है अभी भी बने रहने की राय है। कुछ स्टॉक नीचे आता है तो वहां पर खरीदारी के बारे में भी सोच सकते हैं। मुझे 430 तक के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 360 रुपए के आसपास। ये स्टॉक भी वापस से अब तो मतलब ऐसे कई सारे स्टॉक्स है जो बड़े दिनों के एक्शन के बाद अब एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। वैरोक इंजीनियरिंग उसी में से एक है। जब इन्होंने अपना बिजनेस बेचा था तब जो टॉप बनाया तब बड़े लोग निराश भी हुए थे, अच्छे खासे पैसे में बिजनेस बेचा था, उसके बावजूद स्टॉक चला नहीं, गिर गया। अब फाइनली वापस से एक्शन में आता हुआ दिखा है। भाव तो सबके आ जाते हैं, इस मार्केट की खास बात है कि अगर क्वालिटी है स्टॉक में तो। बढ़ते आगे, वक्त है बसिन साहब से मुलाकात करने का। स्वागत है आपका बसिन साहब। वीकेंड सेशन है, बताएं सर पहले तो बाजार पर आउटलुक और साथ ही आपके अपडेट्स भी। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए बाजार जैसे आपको कहा जॉब नंबर है और काफी कुछ डिस्काउंटेड है। यूएस मार्केट्स बहुत जोर से ओवरसोल्ड है और मुझे लगता है क्रूड इज हेडेड बैक और मुझे लगता है क्रूड में रैली आएगी तो आपके ऑटोमेटिकली डॉलर विल वीकन और मोस्ट बैड न्यूज इज इन द प्राइस। ऑन द अदर हैंड वॉलेटिलिटी की वजह से इंडेक्स कैन बी लिटिल रेंज बाउंड विद लिटिल वॉलेटिलिटी, लेकिन रियल स्ट्रेंथ मिड कैप्स में है और मैं रीइटरेट करते रहा कि वहां पे रियल मनी बनेगा। चाहे बॉश हो, चाहे अपोलो हॉस्पिटल, चाहे DLF, चाहे GMR, चाहे BL, वो सारे आउट परफॉर्मर्स हैं। अपडेट ये है, मदरसन सुमी आपको सुबह दिया था, वो मैं रीइटरेट करता हूँ। मदरसन सुमी इज हेडेड टू 140। और दूसरा मेरा पिक नौकरी, वो भी मैं बहुत बुलिश हूँ। 4450 का टारगेट है, 4180 का स्टॉप लॉस। अब आपके लिए एक पिक ही है जो मेरे को लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा, बिकॉज मुझे क्रूड में तेजी दिख रही है। आप कहें तो मैं शुरू करूँ? सर प्लीज बताएं। तो सर ONGC मैं पहले भी कह चुका हूँ 8% डिविडेंड यील्ड और क्रूड का 85 और 88 का बीच में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ से मुझे वापस 90-92 दिखता है एंड ONGC विल बी अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले एट 0.7 टाइम 0.8। तो 32 साढ़े 32 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 30 रुपीज, टारगेट ऑफ 142। कोई खास वजह एक ही दिया आज बाय कॉल? अनिल जी सुबह के भी नौकरी है ना जी, तो आज फ्राइडे भी है, थोड़ा कमिटमेंट ज्यादा मत कीजिए। मेरे को 2 पिक नौकरी है, वही भाव है और मैं चाहता हूँ कि नौकरी में भी और मदरसन में भी कमाई हो रादर देन गिविंग मोर कॉल्स। बट नौकरी, मदरसन एंड ONGC आर 3 स्टॉक्स व्हिच आई कैन बेट ऑन। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो वीकेंड सेशन भी है, सोमवार को अमेरिका के बाजार भी बंद है, इसलिए बसिन साहब की तरफ से एक्सपोजर कम रखें और सुबह के आपके मदरसन और नौकरी जो लिया हुआ है उसे ज़रूर होल्ड करें। कोई चिंता की बात है नहीं वहाँ पर। धन्यवाद सर, सोमवार सुबह होगी फिर आपसे मुलाकात। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे और तैयार है हमारे साथ कुशल गुप्ता, लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव रिसर्च। तो चलते हैं कुशल के पास। कुशल बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव रिसर्च बिगुल के बाद? बताइए कुशल। सर स्टॉक का नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट। ये बड़े फोकस में रह सकता है क्योंकि यहाँ पर मैं नोट कर रहा था कि जो HDPE हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है इसकी कीमतों में जोरदार उछाल आया है और जोरदार उछाल ऐसे ही नहीं आया है। एक हफ्ते में आप देखिए लगभग 62% की बढ़त आपको इनकी कीमतों में आती हुई नजर आई है और कंपनी की अगर आप कुल आय देखें तो करीबन 19% हिस्सा इनका HDPE से ही आता है। तो डेफिनेटली इनके लिए आगे चलकर एक तो टॉप लाइन और साथ ही बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज
से काफ़ी बेहतरीन बढ़त हो सकती है। इनफैक्ट हमारे एस्टिमेट्स के अनुसार कंपनी की ईपीएस में करीबन 23% का उछाल आने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। यही नहीं, रिलायंस और ओएनजीसी को भी इससे फायदा होगा, बट डेफिनेटली सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो होगा टाइम टेक्नोप्लास्ट। ओके, तो टाइम टेक्नोप्लास्ट और इसके अलावा कौन, रिलायंस और आईओसी भी? रिलायंस, हाँ, रिलायंस पर्टिकुलरली। ओके, रिलायंस को, इनको भी फायदा होगा। तो क्या बेसिकली ये क्या बनाते हैं? ये एचडीपी यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जो कि पेट्रोलियम से बनता है और उसी को ही ये अलग अलग फॉर्म में बनाते हैं। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट पाइप्स बनाते हैं, एचडीपी पाइप्स बनाते हैं। अच्छा, तो और प्रोड्यूस भी यही करते हैं? हाँ। ओके, तो इनके लिए बड़े फायदे की बात। करेक्ट। ओके, इंटीग्रेशन हो गया ना, इनके लिए तो बड़ा डबल बेनिफिट हो गया। बनाकर भी वैसे खुद रॉ मटेरियल भी उन्हीं का है। और कितने दाम कितने बढ़े हैं कुशल, जरा बताइए सर। एक हफ्ते में मैं चेक कर रहा था 62% की बढ़त है। शरद जी, आपके रडार पर है स्टॉक का? अगर है तो बताएं, और नहीं तो फिर मैं चार्ट्स पर एक बार राय मोदी जी से भी लूंगा। तब तक पहले आप बताएं सर। टाइम टेक्नोप्लास्ट पे मैं भी काफी बुलिश हूँ, खास करके जो सिलेंडर्स का ऑर्डर इनको मिला है, प्लास्टिक सिलेंडर्स का आईओसी की तरफ से अभी रिसेंटली बड़ा ऑर्डर मिला है और काफी टाइम से ये इस कोशिश में लगे हुए थे कि ये प्रोडक्ट इनका अप्रूव हो और इससे आने वाला फायदा इनको दिखे। तो मुझे लगता है ये आने वाले समय में काफी बढ़िया रहना चाहिए, इनका जो अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह आनी चाहिए और वैल्यूएशंस अभी भी एक्सपेंसिव नहीं है। लास्ट हमने जब एक्सरसाइज की थी तब हमारे टारगेट्स लगभग 165 रुपए के आसपास आ रहे थे। डिस्क्लोजर में हमारे पीएमएस में भी हम इसको होल्ड करते हैं, तो वो है करते हैं टाइम टेक्नो को। और शरद जी की भी खरीदारी करने की राय है यहाँ पर। मजबूत स्टॉक है। मोदी जी, चार्ट्स? अनिल जी, बहुत बढ़िया चार्ट्स हैं और 25 अगस्त को एसपीएल मिड कैप में लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर इस स्टॉक को हमने रिकमेंड किया था 111 रुपए के लेवल पर, और 150 के टारगेट्स हो जाए हैं, बिल्कुल इंटैक्ट है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है चार्ट्स पे और ब्रेकआउट के बाद लगातार तेजी बन रही है। वीकली चार्ट्स पर कंटिन्यूएशन ट्रायंगल पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट दिया और एक बार भी, जहां मार्केट में वोलेटिलिटी है लेकिन स्टॉक हमेशा हाई पे ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो चार्टिकली काफी साउंड है। 150 जो हमारा पहला टारगेट है बिल्कुल हासिल होगा, उसको निकालता है, उसके बाद 165 170 तक के भी अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। 170 150। और बीच में हमने एक स्टोरी भी की थी, इनका एक बिजनेस बिकने की भी खबर है और वो अगर बिकता है तो वो भी एक बड़ा पुश होगा इनके लिए। उसकी भी बातें चल रही, उसकी भी डील होने की तैयारी में। तो बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, नया ट्रिगर आ रहे हैं उसमें, नए ट्रिगर्स आ रहे हैं। टाइम टेक्नोप्लास्ट अच्छा प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक 4% से ज़्यादा मजबूत है आज के सेशन में। बिल्कुल। तो टाइम टेक्नो, इस पर रखिएगा नजर। ये स्टॉक थोड़ा एक्शन में आ रहा है। थोड़ा बाजार वॉलेटाइल हो रहा है, 50 पॉइंट नीचे अब आए निफ्टी। जिन लेवल से अभी स्ट्रैटेजी ले रहे थे वहां से थोड़ी मुनाफा वसूली आपने बनती हुई देखी है बाजार में। जोमैटो आज टूट रहा है, 3.5-4% नीचे है। और टाटा एलेक्सी में आज कमजोरी आ रही है। एक बार सिमी जी से जरा चार्ट चेक लीजिए टाटा एलेक्सी पर। सिमी जी, वैसे आईटी कमजोर है, टाटा एलेक्सी होल्ड आउट कर रहा है। ये वापस एंट्री लेवल से आ रहे हैं या फिर थोड़ी और वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चार्ट पर? दीपांशु, 2-3 दिन पहले मैंने टाटा एलेक्सी में बाय कॉल दिया था। मैंने सोचा था कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो था 884042 के आसपास था, 8935 के आसपास था, वो होल्ड करेगा। और लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन का जो लो बना था आज उस लो से नीचे आ रहा है। कल का फॉर्मेशन और कल का जो मूवमेंट था वो देख के लग रहा था कि हॉर्न बॉटम बन गया और ये स्टॉक अभी ऊपर ही जाएगा, पर कंफर्मेशन का इंतजार था। 9150 के ऊपर ही वो कंफर्म होता तो आज ये स्टॉक नीचे गया है और लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन का लो को तोड़ दिया है। तो बोलना ही पड़ेगा कि यहाँ पे फ्रेश वीकनेस देखने को मिलना चाहिए। पर मेरा जो ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया से मैंने जो खरीदने का जो सलाह दिया था, मैंने इस पर मिड कैप में इसी वीक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए टाटा एलेक्सी को बाय करने का दिया था, वो मैं अभी भी मेंटेन कर रही हूँ। आज नहीं, नेक्स्ट वीक वेट करेंगे। हो सकता है कि स्टॉक 8700 8650 के आसपास आके सेटल करेगा, उस रेंज के आसपास वापस व्यू बनाएंगे, क्योंकि अभी कल 3 ट्रेडिंग सेशन का लो तोड़ दिया है। तो टेक्निकली यहाँ पे बाई सजेशन देना नहीं चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। नेक्स्ट वीक कंसोलिडेट करेगा, ये वापस रिकवर जरूर करेगा, पर वेट करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। वेट करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, थोड़ा स्टॉक को सेटल होने देते हैं, फिर देखेंगे इसमें कैसा एक्शन बनेगा। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सर सुमित जी। दीपांशु, एक सेल साइड का स्टॉक मेरे रडार पे है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर बिकवाली देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 240, फ्यूचर्स का भाव वही है। स्टॉक का नाम है हिंद पेट्रो।
एचपीसीएल के अंदर सेलिंग प्रेशर है, कल का तो लो ब्रेक हो चुका है, परसों का लो ब्रेक होने को है, और मेरे को लग रहा है कि 2-3 दिन के अंदर एचपीसीएल और जिस तरह से ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिल रहा है, एक अच्छा फॉल देखने को मिलना चाहिए। एचपीसीएल में नीचे में 230 रुपए से लेके 225 रुपए तक के लेवल 2-3 दिन में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें, एचपीसीएल में जो ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है 247, 248 का लगाना है, 248 का स्टॉप लॉस टू बी वेरी प्रिसाइज, और नीचे में टारगेट 230 रुपए से लेके 225 रुपए तक के लेवल एचपीसीएल में 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चले एचपीसीएल में। एचपीसीएल में करें बिकवाली, ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती दिख रही। शरद जी, एक और स्टॉक पर राय दी जो आज बड़ा गर्म है और मेरे ख्याल से लाइफ हाई पर है, पतंजलि फूड्स। और आपको याद होगा जब ये आईपीओ आया था तब से हम लगातार बुलिश है और हमारा टारगेट 1500-1600 रुपए का है, उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल हमारा कहना भी ये था कि साल भर इसे रखिए आप, इस साल के अंत तक आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो अब 1300 के नज़दीक तो पहुंचने की तैयारी होती दिख रही है इसकी, 4-5% ऊपर आज कैसे राय रखते हैं आप इस पर सर? जी, पूरी स्पेस ही थोड़ी सी एक्सपेंसिव ही ट्रेड करती है कंपैरेटिवली। शायद इनका सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन था आईटीसी के बाद, अगर कोई स्टॉक स्पेस में अट्रैक्टिव था तो। न्यूट्रास्यूटिकल्स में और डिस्ट्रीब्यूशन चेन को ये कैसे यूज करते हैं कंबाइंड एंटिटी के लिए, वो एक काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा जहां से काफी आपको मार्जिन्स ऑफ स्केल का फायदा इनको मिल सकता है। वैल्यूएशन वाइज 40-45 टाइम पे है, बट ये जो 2 इवेंट्स हैं कि पतंजलि के ब्रांड्स को ये कैसे अपने अंदर इंटीग्रेट करके उसको जो पूरी चेन में यूज करते हैं एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चेन को, और दूसरा चीज न्यूट्रास्यूटिकल्स जो कि हायर मार्जिन बिजनेस होना चाहिए, वहाँ किस तरीके से ग्रोथ लाते हैं, ये 2 चीज पे मेरा काफी फोकस रहेगा। मुझे लगता है वैल्यूएशन में अभी भी 15-20% की गुंजाइश रह सकती है। तो ये है आपके लिए पतंजलि फूड्स। थोड़ा एक्सपेंसिव है जैसे शरद जी, थोड़ा अब वैल्यूएशन कैचअप हो रहा है जैसे शरद जी कह रहे हैं, बट स्टॉक में अच्छा एक्शन है। आई थिंक कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं इस पर, पॉजिटिव रही हैं, और स्टॉक पर भी आप बड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। इस पर रखिए नज़र, एक्शन बन रहा है। एक चार्ट चेक भी ले लिया जाए पतंजलि फूड्स पर, क्योंकि स्टॉक थोड़ा मोमेंटम में भी इस समय दिख रहा है। मुदु जी, कोई राय पतंजलि फूड सर? बढ़िया चार्ट है, और कोई भी पैनिक स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहा, और वीकली चार्ट्स पर जो ब्रेकआउट आया है लास्ट 2-3 सेशन से बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है। अभी यहाँ से और तेजी बना सकता है, 1310 पहला टारगेट बनेगा, 1310 भी निकालता है, 1340 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बाय करने की सलाह नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर ये काउंटर आ गया है, तो वेट कीजिए एक डिप का 1240 के आसपास आता है, वहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना के चलने की सलाह है। 1310, 1340 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1210 का। ओके, तो यह है आपके लिए राय पतंजलि पर, जहां पर आप इस समय एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। इस बीच थोड़ा बाजार फिर से फिसलते हुए आपको दिख रहा है, 550 के करीब थोड़ी वॉलेटिलिटी अब आपको एक्शन बाजार में आती हुई दिख रही है। एक काउंटर जिस पर सुमित जी की राय लेनी है वो है सेल। सुमित जी, एचपीसीएल पर तो अभी शॉर्ट कॉल दिया था, सेल अभी 80 के नीचे आया सर, कोई राय सेल पर इस समय 80 का लेवल होल्ड कर पाएगा या फिर अब यहाँ से थोड़ी वीकनेस बन सकती है इसमें? देखिए 80 के नीचे तो आया है, लेकिन इसके अंदर सेल का व्यू लेके काम नहीं करना है। स्टॉक का अच्छा खासा नीचे में सपोर्ट बना है, और सपोर्ट के बाद ये कंटिन्यूसली पुल बैक बाउंस बैक दे रहा है। हर पुल बैक बाउंस बैक के बाद ये छोटा छोटा फॉल दिखाता है और वापस से पुल बैक बाउंस बैक देता है। तो इस छोटे से फॉल के अंदर हो सकता है 77-76 के लेवल देखने को मिले, बट ऐसे डिप में इसमें खरीदारी करना है। 81-82 का लेवल जब ये तोड़ेगा तो इसके बाद ये स्टॉक ऊपर में 88 से 90 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में या सितंबर सीरीज के अंदर दिखा सकता है। तो डिप्स में इसमें खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। डिप्स में खरीदारी करने की राय है। अब थोड़ा डिप इसमें बढ़ रहा है इस समय, देखते हैं सेल आपको किस तरह का एक्शन दिखाएगा। स्टॉक थोड़ा अब वीक बन रहा है, बट डिफेंस स्टॉक्स अभी भी अपनी तेजी में बरकरार हैं। बीईएल देख लीजिए, एचएएल देख लीजिए, लाइफ हाई पर है ये काउंटर आज। भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, सभी में आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। शरद जी, कोई डिफेंस स्टॉक जो आपके रेडार पर हो? इतनी बड़ी तेजी ऑलरेडी आ गई है, बट सेक्टर पर लगातार हम देख रहे हैं बाजार का एक्शन बढ़ रहा है। जी, मेरे हिसाब से बाजार फाइनली जो क्रेडिट ड्यू है ऑफसेट क्लॉज किक इन होने के बाद और जो अपॉर्चुनिटी साइज निकल के आ रही है पूरी स्पेस पे, शायद बाजार अब उस पर ध्यान देना चालू कर रहा है। और जिस तरीके से हाल के भी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस आप देख रहे हैं, मलेशिया, फिलीपींस ही नहीं, यूएस और ऑस्ट्रेलियन मार्केट से भी इंक्वायरीज आ रही हैं और वो इनिशियल लेवल डिस्कशंस वगैरह कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये काफी पॉजिटिव है स्पेस के लिए। फ्रंटलाइन स्टॉक्स में तो देखिए सब अब वेल डिस्कवर्ड ही हो गया, चाहे भारत डायनामिक्स हो, चाहे बीईएल हो, चाहे आपका मजगांव डॉक हो।
मुझे लगता है अब सेकंड लाइन ऑफ स्टॉक्स में बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज ऐसे हैं जहां काफी अच्छा इंप्रूवमेंट मिल सकता है। पार्टली न्यूक्लियर, पार्टली स्पेस एंड डिफेंस में एमटार हम लोगों को काफी अच्छा लगता है, वहां हमें लगता है काफी डिसेंट ग्रोथ रेट रहनी चाहिए आने वाले टाइम में। एक दूसरी छोटी कंपनी है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ी अननोन टाइप की कंपनी है, बट अभी भी थोड़े बहुत लॉसेस हैं, पिछले 3-4 साल से काफी ट्रबल में रही कंपनी। बट अब ये जो रिसेंट जो लिस्ट निकल के आई है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सक्लूजन में गए हैं, उसका फायदा इन कंपनीज को मिलना चाहिए। अपोलो माइक्रोसिस्टम, तो ये छोटी छोटी कंपनीज हैं, या पारस डिफेंस जो आपके ड्रोन वगैरह के प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज अब आने वाले 3-4-5 साल के लिए निकल के आएंगी वो काफी बड़ी निकल के आनी चाहिए। और चूंकि इनका एग्जिस्टिंग साइज काफी छोटा है तो कंपेयर टू बड़े नेम्स शायद इनके बिजनेस में उतना लंपीनेस भी नहीं रहेगा रेवेन्यू में, तो काफी रेगुलर एक फ्लो रहना चाहिए। तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, एमटार टेक, पारस डिफेंस, अपोलो माइक्रोसिस्टम, ये सब छोटी कंपनीज मुझे लगता है काफी बेनिफिशियल पोजीशन में रहेंगी आने वाले समय में। ओके तो ये है आपके लिए राय कुछ डिफेंस स्टॉक्स। कुछ और डिफेंस स्टॉक्स पर भी रखी नज़र जो रेगुलरली रेडार पर आ रहे हैं, वो तो अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखाई रहे हैं, स्पेशली जो आपके शिपयार्ड स्टॉक्स रहे हैं। आज ऑफ कोर्स INS विक्रांत की हमने डिलीवरी भी होती हुई देखी है। बट आगे भारत को लेकर एक बड़ा पॉजिटिव व्यू आपने आते हुए दिखाए। आपको याद होगा इंडिपेंडेंस डे की थीम थी हमारी अगले 25 साल इंडिया एट 100 कैसे दिखेंगे, और अनिल जी कह भी रहे थे एक जब हमारी बात चली थी कि अगले 20 से 25 साल भारत के रहने वाले हैं। इस व्यू पर एक और बड़ी ग्लोबल आवाज़ ने नज़रिया दिया है। ग्लोबल कंसल्टेंसी मेजर मैकेंजी के CEO कह रहे हैं कि सिर्फ आने वाला दशक नहीं, आने वाले 25 साल नहीं, बल्कि आने वाली सेंचुरी यानी कि अगले 100 साल भारत के रह सकते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या बयान दिया था। आशीष हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए क्यों है इंडिया पर इतने बुलिश? दीपांशु, बहुत बड़ा बयान आते हुए नजर आ रहा है। आमतौर पर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि अगली जो दशक होगा 10 साल होंगे भारत के होंगे, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आपको दुनिया भर में भारत जो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जो इनकी तरफ से बयान निकल कर आ रहा है कि आगे आने वाली जो सदी है, यानी आगे जो पूरे 100 साल हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के देखने को मिलेंगे। सदी है यानी आगे जो पूरे 100 साल हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के देखने को मिलेंगे। ऐसा मैकेंजी के CEO ने जो है काफ़ी हद तक दावा किया और कह रहे हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट्स देखें, हायरिंग देखें, काफ़ी हद तक इंडिया में बढ़ाते जाएंगे। लेकिन बुलिश क्यों है इसका अगर तथ्य अगर आप देखें तो पूरे इंटरव्यू में जो क्रक्स मुझे समझ में आया है कि 2047 तक ये मान रहे कि दुनिया भर की जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी इसमें 20% हिस्सेदारी जो है भारतीयों को होगी। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, आप किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो भारत दुनिया भर में बहुत बड़ा नाम होगा। आगे आने वाले समय में यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। डिजिटाइजेशन के ऊपर उन्होंने कॉमेंट्स करके कहा कि अब तक भारत ने जिस प्रकार का लीप फ्रॉग लिया है, बड़ा जंप लिया है डिजिटाइजेशन को लेकर, इससे ना कि सिर्फ भारत को फायदा हुआ है, ना कि सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है, पूरी दुनिया भर को अगर आप देखें तो भारत में जो हुए डिजिटाइजेशन है इसका एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिला है, जिसके चलते पूरे इंडिया के ऊपर ये काफी ज्यादा बुलिश और मान रहे कि अगले जो 100 साल हैं पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के होंगे। लेकिन साथ में कुछ कमेंट्स भी किए हैं। ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल रिसेशन को लेकर भी काफी लोगों ने उनसे पूछा और सामने खुद उन्होंने अपने विचारों को सामने रखा। तो ये पहली बात बता रहे कि US और यूरोप में देखें तो बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत कम है, तो कोई चिंता का बड़ा कारण यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो महंगाई है काफ़ी हद तक जो है काबू होते हुए नजर आ रही है। कच्चा तेल $100 के नीचे है, कंफर्टेबल है। लेकिन कंसर्न एक ही है कि जिस प्रकार से अब जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, US और चाइना के बीच में अगर कुछ विवाद होता है तो दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है, GDP है, इसमें 5% साफ होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन इंडिया के ऊपर सुपर बुलिश है और मान रहे कि आगे आने वाली सदी जो है भारत की होगी। आने वाली सदी अनिल जी, हम तो 20-25 साल की बात कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं अगले 100 साल। तो हम तो 100 साल भी बोल सकते हैं, ऐसा थोड़ी। वो तो देखो कुणाल जी को पूछो, बाकी हमारे एक्सपर्ट जितने सबको पूछो। देखो क्या है, मैकेंजी बोले तो सब गौर फरमाते हैं और हमारे देश के मक्खन जी बोले तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब खुद का देश का आदमी बोले तो बोले क्या तो बोल रहा होगा, क्या फर्क पड़ता है। बाहर वाला बोले तो हमने बोला तब तो हेडलाइन नहीं बनी। हमने भी यही बात हाँ, मैकेंजी वाले भाई साहब आके बोल गए कुणाल जी सही है कि गलत बताओ। अनिल जी 100% सही बता रहे हैं अनिल जी। आप अनिल जी वही बात है अनिल जी, कितना भी अच्छा ज्ञान आप दे दें, लेकिन अनिल जी जब कोई अंग्रेज बोलता है तो अनिल जी हम बहुत गौर से सुनते हैं और उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अनिल जी। चाहे ये बात अनिल जी बिल्कुल 100% सही है। जी बंसल जी।
नहीं अनिल जी बिल्कुल आपने सही बोला। मैकेंसी बोले तो अनिल जी भाव मिलता है, मक्खन जी बोले तो भाव नहीं मिलता। और अनिल जी एक चीज और है, आपने अनिल जी बोला हिंदी में है, और अनिल जी चाहे हिंदी की व्यूअरशिप हो, भाव यहाँ पर भी उसी को मिलता है जो इंग्लिश में बोलता है अनिल जी। तो ये थोड़ा सा भेदभाव है अनिल जी, ये जाने में समय लगेगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये भी दूर हो जाएगा आपकी शिकायत। लेकिन चलिए, कोई भी बोले, अच्छा बोले, बढ़िया बोले हमारे देश के लिए तो हमें अच्छा लगता है। तो मैकेंजी वाले भाई साहब जो हैं, क्या नाम थोड़ा मुश्किल था, बॉब स्टर्नफेल्स, हाँ बॉब सर, ये ठीक मिस्टर बॉब सर का बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान के लिए अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए। और वाकई में जो ये पूरा पढ़ना चाहिए, बिल्कुल जिन बातों को उन्होंने पॉइंट दर पॉइंट रखा है, इसलिए मैकेंजी ऐसे ही दुनिया भर में टॉप कंसल्टेंसी फर्म्स में नहीं आती। मजाक की बात अलग है, बट ऑन ए सीरियस नोट इसमें कोई डाउट नहीं कि वाकई में जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए वो एक के बाद एक बहुत ही काम के पॉइंट्स हैं। और उन्हीं के दम पर हमें भी लगता है कि 20-25 साल तो कम से कम आगे हमारे ही है, और सेंचुरी हो तो क्या नहीं किया फिर। बिल्कुल। चलिए, अच्छा वक्त आ रहा है भारत के लिए, और ये आपको ग्लोबल लेवल पर भी इस व्यू पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है। शुक्रिया आशीष, ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये आपके लिए भारत पर अच्छा व्यू आ रहा है, बट अच्छा समय नहीं है कुछ स्टॉक्स के लिए। थोड़ी मुनाफा वसूली एक्चुअली दिख रही है। कुछ एक्टिव स्टॉक्स में आज आपको करेक्शन आते हुए दिख रहा है। कोरोमंडल उनमें से एक है, वैसे तो ऑफकोर्स अच्छी परफॉर्मेंस वाला काउंटर रहा है ये, बट अब थोड़ा आपको फिसलते हुए दिख रहा है। किरण जी, अच्छी तेजी के बाद थोड़ा करेक्शन आया कोरोमंडल में, 1050 पर है फिलहाल, 3.5% नीचे। थोड़ी और वीकनेस देखते हैं यहाँ से सर, या स्टेबल हो जाएगा यहाँ पर? जी सारे फर्टिलाइजर काउंटर्स में थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहे हैं, पर कंसर्न का कोई भी रीजन नहीं है। मेरा मानना है कि एक रेगुलर करेक्शन है जो कि खत्म होगा और वापस एक बार हायर टॉप देखने को मिलेगा। इसके पहले भी ऐसे कोरोमंडल, चंबल और जीएनएफसी में अच्छे अच्छे करेक्शन देखने को मिले, और वापस एक बार मोमेंटम में स्टॉक आ गया था। तो हायर टॉप हायर बॉटम ये रुझान अभी भी कायम है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। नीचे में 1020 के आसपास अगर कोरोमंडल कभी भी आता है 1-2 दिनों में, तो बाय करने की सलाह होगी। वापस एक बार 1100 के लेवल जो है वो लांघते हुए हम देखेंगे। ये आपके लिए कोरोमंडल थोड़ा गिरा है, परेशानी की बात नहीं है। वैसे हमने देखा अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक रहा है और अच्छी तेजी वाला भी ये काउंटर रहा है। आज थोड़ी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प पे भी थोड़ी आज परेशानी है, 2% नीचे। इनके जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे वो भी थोड़े वीक ही दिखे थे। शरद जी, 2 व्हीलर ऑटो काउंटर्स में से कोई स्टॉक जहां पर करना है फोकस, हीरो मोटो, टीवीएस या फिर आयशर? आयशर के जो बिक्री के आंकड़े थे वो काफी मजबूत रहे सर। देखिए, वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है 10-1% की अपसाइड बजाज ऑटो में बसती है, और हीरो मोटो में भी करीब 15 से 20% की अपसाइड है हमारे 24 के नंबर्स के टारगेट के हिसाब से। टीवीएस और आयशर तो मुझे लगता है काफी अच्छा रनअप आ गया है, और लगभग वैल्यूएशन वाइज कोई खास अपसाइड की जगह छोड़ नहीं रहे। तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प या बजाज ऑटो बेटर बेट्स रहेंगे। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो बेटर बेट्स रहेंगे। आज थोड़ा गिरावट में है हीरो मोटोकॉर्प, देखते हैं चार्ट इसकी कैसे आपको परफॉर्म करती है। बैन से बेनिफिट, अब तक तो इस सीरीज में कोई स्टॉक नहीं आया, 1 हफ्ता हो चुका है, बट अब क्या एंट्री के लिए कोई स्टॉक तैयार है? जानते हैं आशीष के साथ। बताएं आशीष, कौन सा स्टॉक आ सकता है? दीपांशु, सीरीज का पहला स्टॉक होगा डेल्टा कॉर्प। यहाँ पर देखें मार्केट वाइड पोजीशन में तेजी से बढ़ती हुई नजर आई है। 86% के आसपास कल बंद हुई थी, अब 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। 111.3% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। कंफर्म हो गया कि बैन में आएगा। डेल्टा कॉर्प बैन में आने की तैयारी में अनिल जी। सुबह मेरी तरफ मत देखो आशीष मैंने भी तो किया ये बैन के लिए आशीष बनाता है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इग्नोर करते सुबह हमने रिकमेंड किया। नहीं, देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका थोड़ा हफ्ते 15 दिन का व्यू है, थोड़ा पोजिशनल व्यू है, तो डेफिनेटली रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है बैन में आने में एक बार थोड़ा ठंडा हो जाए, 2-4 दिन ना चले, या थोड़ा 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। अगर आपने 2-4 रुपये के लिए लिया है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर आपका व्यू 230-240 के लिए होल्ड करने का है तो फिर समस्या नहीं है। नीचे आए या बैन में से जब बाहर निकले तब और ले लीजिएगा। राइट, ठीक है ना? मिलेगा। हाँ, इसलिए मैंने तो सुबह बोला भी था कि डिलीवरी लीजिए। राइट, हाँ, क्योंकि वो वैसे ही वो बॉर्डर पे चल रहा था। कितना हो गया अभी? 120
111 तो मतलब जाना पक्का ही है इसका तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क डिलीवरी लेने से चलेगा 100%। और जिनका अभी तो डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि 211 वाला 205-6 हो गया, तो अगर वो डर हो तो फिर आप दे दीजिए, क्योंकि बैन में आने के बाद थोड़ा ठंडा तो हो ही जाता है, और जब बैन से बाहर निकलने होता है तब शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों में से जो भी होगी मार्केट के मूड माहौल के साथ, तब फिर से ऐड कर लीजिए, तब मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए डेल्टा कॉप पर रहा है। वायदा कारोबार के बैन में आने की ऑलमोस्ट गारंटी हो चुकी है। सिमी जी के पास चलते हैं और लेते हैं सिमी का नॉन स्टॉप। बताएं सिमी जी। दीपांशु, अब एक सेल कॉल देना है और सेल करवाना है एसआरएफ पर। एसआरएफ पर मैंने ट्यूसडे को बाय कॉल दिया था, उसके बाद टारगेट्स भी सारे हासिल हो चुका था, और शॉर्ट टर्म का टारगेट 2800 का मैंने दिया था, वो अभी आएगा नहीं, वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अभी मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है और टाइम करेक्शन एसआरएफ में पॉसिबल है। 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत बड़ा रैली देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एसआरएफ को सेल करके चला जा सकता है। एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा टारगेट्स मैंने रखा है एसआरएफ के लिए। टारगेट्स रहेगा 2555 पहला टारगेट, 2540 दूसरा टारगेट, 2525 तीसरा टारगेट के लिए एसआरएफ को सेल करके चलेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2635 का। सारे जो लेवल्स मैंने दिए हैं सारे कैश का लेवल्स दिए हैं। थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन होगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे दिखना चाहिए, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट वीक है। तो यहाँ से मंडे के लिए मैं एसआरएफ को सेल करके जाने का सजेशन दे रही हूँ। 2555 का पहला टारगेट। ओके, तो 2555 यहाँ से करीब 50-55 रुपए की गिरावट आपको एसआरएफ पर आती हुई दिख सकती है। वहाँ से और थोड़ी गिरावट के संकेत आ रहे हैं। सुबह से थोड़ा कमज़ोर दिख रहा था एसआरएफ, और अब आपको डेज लो पर आते हुए दिखा है, तो यहाँ पर आपको वीकनेस बनती हुई दिखेगी। एसआरएफ ही नहीं, बाकी कुछ और भी ट्रेडर फेवरेट, रीसेंट ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स हैं जो गिर रहे हैं। कोरोमंडल की मैंने बात करी, एसआरएफ है, सेल आपको गिरते हुए दिख रहा है। जुबिलेंट फूड पर भी आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है, ये भी एक और काउंटर है जो आज फिसला है ट्रेड में। जुबिलेंट फूड, सुमित जी कैसा लगता है इस समय? 2% नीचे सर। दीपांशु, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है स्टॉक के अंदर। आज का क्लोजिंग अगर 600 के नीचे आ जाता है तो फिर अगले हफ्ते इसके अंदर गिरावट और देखने को मिलेगा। 600 इसका 200 DMA लेवल भी है, तो 600 के नीचे बंद मिलने पे 580 रुपए तक का फॉल जुबिलेंट फूड में नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 615-620 के पास है। फ्रेश तेजी 615-620 के बाद ही करना चाहिए। बाइंग एक बार अवॉइड करें। 600 के नीचे 580 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड। 600 के नीचे फिर अगर आप देखें तो थोड़े और गिरावट वाले लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। आज थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पर दिख रही है जो बन रही है, पर जीएमएम फॉडलर, इस पर एक स्पाइक आते हुए दिखा जाए। इसका चार्ट पुल अप करते हैं। जीएमएम फॉडलर में एक बड़ी मूव आ रही है, 9.5% ऊपर डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है। बंसल जी, जीएमएम फॉडलर काफी समय से इस पर बात नहीं हुई है सर, बट नजर रखें 10% ऊपर ऑलमोस्ट। जी हाँ दीपांशु, जीएमएम फॉडलर टेक्निकल चार्ट काफी अच्छा है, ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें, और जो लेना चाहता है दीपांशु बाय भी करना चाहिए। एक नेकलाइन टूट रही है और टेक्निकली टारगेट जीएमएम फॉडलर का 2045-50 है, तो 2045-50 के टारगेट के लिए जीएमएम फॉडलर पर खरीदारी की राय है। तो 2045-2050 के टारगेट के लिए जीएमएम फॉडलर, इस पर रखे नजर, एक्शन में आ रहा है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, यहाँ पर एक मूव आपको आती हुई दिख रही है, ये भी एक और काउंटर है जिसको आप अपने रेडार पर रखें। ऑरेकल फाइनेंशियल, यहाँ पर एक थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। थोड़े स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम में आ रहे हैं, बट एक ग्रुप जहां पर रखनी है नजर वो है आपके लिए हिंदुजा ग्रुप, और उसमें हिंदुजा ग्लोबल जो कि अपनी ग्रुप कंपनी के मर्जर को लेकर खास फोकस में है। आइए जरा समझते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण, बताइए क्या चल रहा है। देखिए दीप, दरअसल अगर आप देखेंगे तो इस पूरे ग्रुप के ऊपर इस कंपनी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मर्जर के ऊपर उंगली उठाई है। खासकर हिंदुजा ग्लोबल और NXT डिजिटल का जो मर्जर है उसके ऊपर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने सेबी में याचिका दी है, और सेबी को कहा है कि आपको इस पूरे केस की जांच करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज जो है उसके तरफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है वो यहाँ पे अपना जो ओवरऑल व्यू है वो दे रहे हैं। इनका बेसिकली ये कहना है कि अगर आप देखेंगे तो दोनों हिंदुजा ग्रुप कंपनीज है, और दोनों में हिंदुजा परिवार का जो हिस्सा है, अगर आप हिंदुजा ग्लोबल में देखेंगे तो करीब 67.13% और NXT डिजिटल में 64.67% है, और इन दोनों कंपनियों का मर्जर हो रहा है। अब इससे फ़ायदा किसको होगा? देखिए, शेयर होल्डर्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी फ़ायदा होना है दरअसल इनका कहना है कि हिंदुजा परिवार को ही होने वाला है। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका कहना है कि हाल फिलहाल में आपको याद होगा हेल्थ केयर का कारोबार जो है वो हिंदुजा ग्लोबल ने बेचा था, करीब 8-9 हज़ार करोड़ में बेचा था, और तब कहा था कि हम डिविडेंड देंगे और साथ ही साथ बायबैक भी करेंगे। बोनस तो इन्होंने दिया,
और कहीं ना कहीं ग्रोथ कैपिटल के तौर पे इसको यूज करेंगे। लेकिन वो जो पैसा है उसमें से केवल 500 करोड़ के आसपास जो है कंपनी ने डिविडेंड दिया और 1000 करोड़ का बोला था कि हम बायबैक करेंगे जो अब तक आया नहीं, और साथ ही साथ बोनस दिया था। कुछ एक्विजिशन इन्होंने यहाँ वहाँ किए और उसके अलावा जो शेयर होल्डर्स को एक्चुअली में पैसा मिलना था वो पैसा शेयर होल्डर्स को नहीं मिला है, और उस पैसे का इस्तेमाल अब शेयर होल्डर्स का कहना है कि हिंदुजा ग्लोबल जो है दरअसल NXT डिजिटल में जो लॉसेस हो रहे हैं उसको कवर करने के लिए करने वाला है। आप देखिए NXT डिजिटल का पिछले 5 साल का मैं ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के लेके आया हूँ। केवल FY22 में 2 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। इसके अलावा लगातार कंपनी लॉसेस कर रही थी। तो इसी के ऊपर शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि एक तो जो आपने कैश जनरेटिंग कारोबार था हिंदुजा ग्लोबल का, हेल्थ केयर सर्विसेज का, उसको आपने बेच दिया, उसका पैसा शेयर होल्डर्स को नहीं दिया, और उस पैसे का इस्तेमाल अब कहीं ना कहीं NXT डिजिटल में जो लॉसेस हो रहे हैं उसमें आप कर रहे हैं, और उसमें भी प्रमोटर्स को ही फायदा होगा क्योंकि 65% के आसपास तो डायरेक्ट प्रमोटर्स की होल्डिंग है। इसके अलावा इंडसइंड इंटरनेशनल के पास 6.5% होल्डिंग है, इंडसइंड कम्युनिकेशन के पास 1.77 और इंडसइंड बैंक के पास 1.25% के आसपास की होल्डिंग है। यानी करीब 70% के आसपास की होल्डिंग NXT डिजिटल में प्रमोटर्स की है, और इसके लिए कहीं ना कहीं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि सेबी को यहाँ पे कदम उठाना चाहिए और इस मर्जर के ऊपर कहीं ना कहीं सेबी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। वैसे आज इनकी कोर्ट कन्वेड मीटिंग है जिसके ऊपर शेयर होल्डर्स जो है, इसकी मीटिंग किसकी आज? कोर्ट की जो बैठक है उसकी बैठक है आज, शेयर होल्डर्स की बैठक है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, और यहाँ पे इस पूरे मर्जर के ऊपर शायद कोई डिसीजन ले, उसके बाद NCLT में जाएगा ये मामला और उसके बाद फाइनल अप्रूवल मिलेगा। तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो तो कह रहे हैं कि तो मर्जर हिंदुजा ग्लोबल और नेक्स्ट डिजिटल के बीच में, लेकिन पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है जो हेल्थ केयर का आपने कारोबार बेचा था जो कि कैश जनरेटिंग बिजनेस था, उसमें जो पैसे मिले थे आपने डिविडेंड तो दिया नहीं। इनफैक्ट अनिल जी हमने कैलकुलेशन किया था पर शेयर डिविडेंड जो निकल के आता था मिनिमम वो 1600-1700 रुपए निकल के आता। करेक्ट, वर्स्ट केस सिनेरियो इन्हें दिया कितना? तो मैंने मैनेजमेंट से बात भी की थी, उन्होंने साफ साफ बोले नहीं, वो बोले बाहर ही रखेंगे, पैसा नहीं लाएंगे, ये इस तरह की सब चीजें हो रही है। हाँ, वो तो साफ दिख ही रहता है। इसीलिए तो स्टॉक उस समय 4000 रुपये चला करता था हिंदुजा ग्लोबल। आई डोंट नो अभी क्या भाव है, बट 1400 के आसपास है। 14, हाँ 4,000 रुपये का भाव, मतलब जितना मार्केट कैप है उससे ज्यादा तो कैश आया था इनके पास। अच्छा खासा कैश आया था। ये तो उससे सीखने लायक है। मैजिस्को मैस्टेक की ग्रुप अशांक देसाई साहब, ओह ऐसे प्रमोटर भी हैं हिंदुस्तान में, मानना पड़ेगा। पूरा जितना पैसा आया आने के पहले तुरंत डील करते सब बता दिया। भाई अगर समझो आपको मैं बताऊं कि भाई आपको इस बार एनुअल बोनस इतना दिया जाएगा अपार्ट फ्रॉम सैलरी का पार्ट है, या अगर आप अपना कोई फ्लैट बेच रहे हो या आपको कोई गाड़ी बेच रहे हो तो आपके जो पैसे आएंगे उसकी आप प्लानिंग पहले नहीं करके रखोगे, इसको क्या करना है? बिल्कुल राइट। कोई प्रमोटर आके बोले कि अभी हमने सोचा नहीं, हम सोचेंगे, तो मेरे को हंसी आती है, अरे क्या मजाक करे यार। हमारे यहाँ सैलरी आने के पहले हम प्लानिंग करके रख लेते कि क्या करना है उसका। बोनस आने के पहले सोच लेते कि वर्ल्ड टूर पे जाना है, गाड़ी खरीदनी है, ये क्या करना है। मतलब हर की रिक्वायरमेंट, कोई मान ही नहीं सकता कि आप साइजेबल बिजनेस बेचो और आप ये कहो कि हमने अभी तक सोचा नहीं पैसे का क्या करेंगे। यही सोचा था जो बताना नहीं था, ये बताना नहीं था। एग्जैक्टली। तो ये है, तो इसलिए कहता हूँ कि बहुत बढ़िया प्रोमोटर्स भी हैं, इन पर भी फोकस करना चाहिए। चलिए आइए, तो ये है आपके लिए हिंदुजा ग्लोबल और नेक्स्ट ग्लोबल के मर्जर को लेकर दिक्कतें। बढ़ते आगे, कल के 2000 तैयार, कल के 2000 यस बिल्कुल अनिल जी के लिए। फॉर अ चेंज शॉर्ट करने की राय, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट करना है वेदांता के फ्यूचर्स को। वेदांता, हाँ, बड़े दिनों बाद, मतलब दिनों महीनों के बाद स्टॉक आया रेडार पर, शॉर्ट करने की राय ध्यान में रखिएगा। हाँ, मतलब ये ट्रेडिंग के पर्पस ट्रेडिंग पर्पस पहली बार ही होगा लंबे समय में, पहली बार, हाँ पहली बार ही होगा। उसकी वजह दीप है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही कि मतलब जिसकी वजह से मुझे लगता है, एक तो एक 3 दिनों का लंबा वीकेंड यूएस में है, दूसरा कमोडिटीज़ के दाम फिर से तेज़ी से घट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप देखिए अभी आपके दाम जिंक घट गया 8-9%, एल्यूमिनियम घट गया 5%, क्रूड आपका $93 पे आ गया। ये तीनों प्रोडक्ट वेदांता के हैं। मतलब एक ज़माना था जब वेदांता ने 450-500 का भाव बनाया कम डिविडेंड, तब ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़ी भयंकर पॉजिटिव, 120-25 क्रूड है ना, जबरदस्त। हाँ, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम जिसका नाम ले वो सब हायर। सो आई थिंक अब ये जो चीज़ें थोड़ी सी अनफेवरेबल जा रही है। प्लस हम अगर इतने लॉन्ग हैं तो एक सेक्टर ऐसा है जो 15,200 से लेकर अब तक में एक भी बार बुलिश हो नहीं पाया वापस, वो मेटल है।
मेटल में खरीदने का हिम्मत हुआ नहीं। आईटी पे मैं रिसर्च करते करते रह गया। मैं सोचा था आईटी सही लेवल पे आएगा, रिसर्च करूंगा, आपको बाय कॉल दूंगा, लेकिन ऐसा हो ना पाया। नहीं किया तो अच्छा ही किया, टाल दिया। नहीं तो मेरा एक मंडे को इरादा था, एक फ्राइडे को मैंने बोला था कि मंडे को मैं आपके सामने रिसर्च लेके आऊँगा, लेके आया। फिर मुझे लगा नहीं कि ना हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी में। तो आईटी और मेटल पे वो खरीदने का कंफर्ट जोश कभी आया ही नहीं, अभी भी नहीं है। और अगर आप बाकी मार्केट में लॉन्ग है, ब्रॉडर मार्केट में तेजी है, तो अगर आपको ग्लोबल मार्केट से थोड़ा डर है, डॉलर इंडेक्स ऊपर है, कमोडिटीज के दाम नीचे है, तो आपके लिए ये सेफ है। जहाँ एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ही और प्लस कच्चा तेल तीनों ही नीचे गिरे, तो वेदांता आपको शॉर्ट करना है 265 का स्टॉप लॉस है, 252 और 247 के टारगेट के लिए। और ये पूरी तरह से ये कहना चाहिए कि ये ट्रेडिंग कॉल है, उसको उस हिसाब से देखिए। अगर आपका डिलीवरी में पड़े तो एक अलग बात है। ये ट्रेडिंग कॉल के लिहाज से यहाँ पर बेचने की राय वेदांता पर आती दिख रही है। शॉर्ट करने की राय दे रहा हूँ तो एक सपोर्ट तो चाहिए। जरा सिमीजी से चार्ट पे राय ली जाए। सिमीजी चार्ट देखिए वेदांता के। अनिल जी, मार्केट थोड़ा सा खराब दिख रहा है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट मेटल्स ओवरऑल तो वीक है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत और प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलना चाहिए। एक तो स्टॉक उसका 50 डेमा को तोड़ दिया था सुबह, और अभी ये स्टॉक जो कल का लो था, परसों का लो था, उसको भी तोड़ दिया है। परसों नहीं, 2 दिन पहले 29 तारीख का जो लो था उसको भी तोड़ दिया है। पहले जो सपोर्ट दिख रहा है वो 252-253 के आसपास छोटा सा सपोर्ट है। वो सपोर्ट टूटेगा तो 245 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो 253-252 का पहला टारगेट, उसके बाद 245 का टारगेट। और अगर मार्केट बहुत खराब हो गया तो 245 भी टूट जाएगा, तब लोअर लेवल्स देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए तो 245 का सोच के चलिए, और मंडे 245 के आसपास मिल जाता है तो एक बार रिव्यू दे दीजिएगा। आपके लिए वेदांता पर राय आती हुई दिख रही है। हाँ, बाय द वे एक्स बोनस होके आया है, पहले बोनस भी था, एक्स बोनस होके आया है वेदांता। अच्छा, एक और स्टॉक है जहाँ राय आपको देनी, एच पर HPCL शॉर्ट करने की राय सुमित जी ने दी थी। सुमित जी, इसके साथ हिंदुस्तान कॉपर, जरा इसके भी चार्ट देखिए, क्या ये भी एक शॉर्ट कॉल बनता है? अनिल जी देखिए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आ रहा है स्टॉक्स के अंदर, और थोड़ा सा नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान कॉपर के अंदर 112 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा फॉल नहीं दिख रहा, लेकिन 112 रुपए तक के लेवल हिंद कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए हिंद कॉपर, जिस पर राय है। मेटल्स थोड़े वीक लग रहे हैं, और कमोडिटीज की बात निकली है तो मेटल्स के साथ साथ और कमोडिटीज में कहां पर गिरावट लगी है या फिर तेजी पर ब्रेक लगा है, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं नेहा के साथ। नेहा, बताइए। दीप, हम नॉन एग्री कमोडिटीज पे तो लगातार फोकस किए हुए हैं और सारे फैक्टर्स भी बताए जिस कारण से बुलियन, मेटल या एनर्जी स्पेस में गिरावट दिखी है। अब आप कह सकते हैं कि इसकी छाया एक तरह से एग्री कमोडिटीज पर भी पड़ती हुई दिख रही है। अभी तक ये एक सेक्शन था जिसमें सप्लाई डिमांड के चलते अच्छी स्ट्रेंथ थी। आज भी कुछ कुछ पॉकेट्स में खरीदारी है, लेकिन नोटिसेबल फैक्टर ये है कि हफ्ते दर हफ्ते जो इनका वीकली परफॉर्मेंस था वो गड़बड़ा गया है। पहले पॉजिटिव परफॉर्मेंस था, पॉजिटिव रिटर्न थे, अब वो नेगेटिविटी में तब्दील हो गए हैं। अधिकतर कमोडिटीज हैं वो प्रेशर झेल रही हैं। रबर, वायदा, टोकोम, हम जापान के मार्केट को बेंचमार्क लेके चलते हैं, 2 साल के निचले स्तर पर है। कॉटन 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। खाने के तेल, तिलहन, ग्रेन्स, अधिकतर जो कमोडिटीज हैं वो 1 से 3 हफ्ते के निचले स्तर पर ट्रेड कर रही हैं। दरअसल मंदी की आशंका जो चाइना में खासतौर से कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं, यूरोप में, अमेरिका में जिस तरह की आशंकाएं लगाई जा रही हैं, उसके चलते डिमांड इंपैक्ट होने की संभावना दिख रही है। टेक्निकल करेक्शन हमने यहां पर आता देखा है। ऊपरी स्तरों से काफी मुनाफा वसूली हावी हुई है। डॉलर इंडेक्स कल 110 के पास चला गया था। फ्रेश 20 साल की ऊंचाई पर है। अमेरिका, ब्राजील के खेती वाले इलाकों में मौसम की स्थिति थोड़ी अच्छी हुई है। कच्चा तेल जिसकी कीमतें नीचे आई हैं, उसके चलते जो बायोडीजल कमोडिटीज हैं जैसे मक्का है, सोयाबीन है, पाम है, कॉटन है, ये जो कमोडिटीज इससे जुड़ी हुई हैं, इसकी भी कीमतें नीचे आई हैं। एंड ऑफ कोर्स कमोडिटी फंड्स की तरफ से हमने स्पेकुलेटिव सेलिंग और कुछ नई शॉर्ट पोजीशंस डेवलप होते हुए देखी हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से एग्री कमोडिटीज का भी जो वीकली रिटर्न है गड़बड़ा गया है। ये है आपके लिए इस समय कमोडिटीज पर एक्शन जो आ रहा है बाजार में। आइए अनिल जी की एक बार मार्केट स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं फाइनल, और फिर कुछ कॉल्स भी पेंडिंग है वो भी ले लेंगे। पहले चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। ग्लोबल मार्केट्स ठीक दिख रहे हैं सर, एकदम सपाट हैं। डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स, कुछ एक्शन नहीं हुआ है पिछले 1 घंटे में। यहाँ पर यूरोप के बाजार आधे से 1% ऊपर हैं। कच्चा तेल भी ठीक है। रुपया थोड़ा ऑफकोर्स कमज़ोर हुआ है। हमारे बाजार
बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहे हैं, क्या करके जाना है सर वीकेंड से पहले? कुछ खास नया करने जैसा मूड है नहीं दीप। पूरे दिन भर पूरे सीमित दायरे में रहा। आखिरी 1 घंटे में मैं आपको बोल रहा था कि लगभग यहीं बंद होगा 39,300 39,400 की रेंज में बैंक निफ्टी, 17,525 17,575 की रेंज में निफ्टी। तो वही दिन भर मतलब आखिरी घंटे में वैसे ही टाइम पास ही किया। सो ऐसा कुछ करने जैसा खास दिख नहीं रहा। जाने दीजिए ना, जान दीजिए। फ्राइडे सेशन है, आज डेटा भी है, मंडे मार्केट यूएस भी बंद है, जो होगा सोमवार को देखा जाएगा। अगर आपको हेजिंग करके जाना है तो 17,400 का पुट खरीदिए, 17,700 का कॉल खरीदिए। अगर आप शॉर्ट है तो 17,700 का कॉल ले लीजिए, मैं लॉन्ग है तो 17,400 का पुट ले लीजिए। बस इतनी काफ़ी है हेजिंग करके। ठीक है, तो ये अदरवाइज कुछ नया लॉन्ग करना, नया शॉर्ट करना है, जो है उसको संभालिए, बहुत है। ठीक है सर, तो पोजीशन है तो हेज कर लें, अदरवाइज कुछ नई पोजीशंस नहीं बनाने की राय है इस समय। आइए, कैश का ऑप्शन तैयार है हमारे साथ जय ठक्कर। गुड आफ्टरनून जय, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, खरीदना है बैंक निफ्टी का 39,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 247 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। 110 का आप लगाइए स्टॉप लॉस। पहला टारगेट ऊपर में बनेगा 387 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 480। सो 387 480 ये दो टारगेट्स के लिए आप बैंक निफ्टी का 39,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। बैंक निफ्टी में 39,500 के लेवल ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वो निकलते हैं तो डेफिनेटली इट्स इंचिंग टुवर्ड्स 39,800, इसलिए मैंने वो स्ट्राइक चूज किया कि इमीडिएटली उसके बाद वही लेवल्स निकलेंगे। 39,700 के लेवल्स भी उसके बाद निकल जाएंगे अगर आप 500 के पार निकलता है तो। इनफैक्ट अभी अटेम्प्ट कर भी रहा था काफी 500 के ऊपर टिकने का, बट देन समहाउ वीकेंड के पहले इट्स नॉट क्लोजिंग अबाउट 39,500। बट देन दीप ये भी अच्छा है कि अगर आप देखिए जो एक कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में हुआ है वहां पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने 39,200 300 की रेंज को होल्ड भी किया है एंड दैट्स पॉजिटिव थिंग विच आई बिलीव। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेंज में से आपको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है प्रोबब्ली ऑन मंडे। हेंस मैं 39,800 का कॉल ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये है आपके लिए 39,800 की कॉल ऑप्शन। तो भरोसा है जय का बैंक निफ्टी पर, खरीदारी करके आप जा सकते हैं कॉल ऑप्शन के जरिए। यहाँ पर आपको ट्रेड दिखेगा। चलिए, बैंक्स पर थोड़ा भरोसा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस भी आज रही है, करीब 150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है फाइनल क्लोजिंग। एक सवाल जय से मिले रहता हूँ। जय, ये बताइए कि जब आप इन द मनी कॉल ऑप्शन देते हैं और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन देते हैं, जनरली ब्रेकआउट का पहले अंदाजा लगाकर आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन देते हैं, दोनों का कभी आपने डेटा अपना निकाला कि सक्सेस रेशियो किस में ज़्यादा है या बराबर है? ऐसा कुछ कभी ऐसा सोचा है? आइडिया तो अनिल जी अच्छा है, वो मुझे डेटा चेक करना पड़ेगा, मैंने किया तो नहीं अनिल जी वैसा। बट जनरल ये प्रैक्टिस रही है मेरी, जो आपने बिल्कुल जो कहा वो, जब भी मैं कुछ एंटिसिपेट करता हूँ एंड जहाँ पे ऐसा लगता है कि वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, तो व्हेनेवर आई एम एक्सपेक्टिंग अ वोलेटिलिटी टू बी हायर, तो मैं आउट ऑफ द मनी चूज करता हूँ स्ट्राइट आइदर कॉल या पुट में। और जब मैं वोलेटिलिटी आए तो फ्लैट रहने वाली होती है, तो वोलेटिलिटी गिरने वाली होती है, बट देन सेफर साइड वहां पे इन द मनी ऑप्शंस देता हूँ। तो दिस हैज बीन प्रैक्टिस, बट वो डेटा चेक नहीं किया ना जी। ये प्रैक्टिस करता हूँ मैं, खुद सोचने की कोशिश करता हूँ मुझे किस वक्त इन द मनी सोचना चाहिए, किस वक्त आउट ऑफ द मनी सोचना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि इनकेस, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि इन द मनी कॉल ऑप्शंस तो या पुट ऑप्शंस आपके जो भी हों, उनका स्ट्राइक रेशियो तो बहुत ही परफेक्ट है। आउट ऑफ द मनी का क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मेरा ये समझना है कि शायद एक गट फील या फिर एक ब्रेकआउट का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल काम होता ही है नेचुरली। वहाँ पर आपको कुछ न कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, राइट। क्योंकि कहने के लिए आउट ऑफ द मनी कॉल दे रहे हो, सस्ते मिल जाते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल काम है। सो आई थिंक वो कर रहे हैं, तो इसलिए इन द मनी रिलेटिव स्टेबल रहता है। एग्जैक्टली वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा बन जाता है। करेक्ट। चलिए, तो जय की तरफ से खरीदारी करके चलें। 39,800 का कॉल ये आपके लिए आ रहा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ फाइनल व्यूज़ ले लेते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। जिस तरह से आज बाजार में एक्शन भी बना है, श्री सीमेंट ऑफ कोर्स जो निफ्टी से बाहर जा रहा है, वहाँ पर आपने आज गिरावट आती हुई देखी है, बट उसके सामने अदानी एंटरप्राइजेस पर रखी नज़र, अदानी पोर्ट्स, दोनों पर आपने आज पॉजिटिव एक्शन देखा है। एल&टी आज काफ़ी एक्टिव रहा है। जरा एक एल&टी पर क्विक व्यू लिया जाए किरण जी की तरफ से। किरण जी, एल&टी का चार्ट जरा बताएं सर, 1.5% ऊपर क्लोज हो रहा है।
एलटी का चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है और पिछले लगभग 8 ट्रेडिंग सेशंस का ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, तो मेरा मानना है कि इधर बाय करने की ही चेष्टा करनी चाहिए। 1920 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस चाहिए पोजिशनल मूव के लिए, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 1975 1995 ये टारगेट सोमवार मंगलवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। यह है आपके लिए LNT, जहां पर आपको पॉजिटिव एक्शन बना है। अदानी पोर्ट्स, ITC, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, कोटक बैंक, SBI, अपोलो हॉस्पिटल, NTPC और एक्सिस बैंक कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपने खरीदारी देखी है, पर ब्रेथ टुवर्ड्स क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं रही है। 35-36 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। BPCL, श्री सीमेंट, हिंडाल्को, हीरो मोटो, ONGC, UPL, टाटा मोटर्स, साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% नीचे जो रहा। मारुति, बजाज ऑटो, इंडसेंड, अल्ट्राटेक, नेस्ले, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, इन्फी और विप्रो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। इंडिया मार्ट और एस्ट्रल यहां पर आपने 6% की तेजी देखी है। दोनों स्टॉक्स में बढ़िया ब्रेकआउट रहा। सन टीवी और जी एंटरटेनमेंट यहां पर एक्शन था। HAL, लाइफ हाई पर ये काउंटर। एस्कॉर्ट्स इस पूरे हफ्ते जबरदस्त तेजी दिखाता हुआ आज भी पॉजिटिविटी दिखा रहा था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर भी आपने बढ़िया एक्शन देखा। यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, भारत फोर्ज और पिडलाइट ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर आपने अच्छी खरीदारी बनती हुई देखी है। बट वायदा कारोबार के लूजर्स की लिस्ट काफी लंबी है, क्योंकि कोरोमंडल इंटरनेशनल 3.5% नीचे, HPCL, कॉनकॉर, वेदांता जिस पर अभी शॉर्ट कॉल आपके लिए आया, SRF जिस पर सिमीजी की सेल कॉल आई है, सेल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर, JSPL, साथ ही जुबलेंट फूड, PI इंडस्ट्रीज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, कमिंस, हनीवेल ऑटोमेशन, मेट्रोपोलिस, दीपक नाइट्राइट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, IEX, ट्रेंट, हिंदुस्तान कॉपर, वोडाफोन, IDFC फर्स्ट बैंक। लंबी लिस्ट है और अक्रॉस सेक्टर्स आपने बिकवाली देखी है। आज फिर भी रेस्ट ऑफ द डे आपने देखा ब्रॉडर मार्केट्स में कई सारे स्टॉक्स होल्ड आउट कर रहे थे, बट टुवर्ड्स द एंड हमने देखा है कि मार्केट की ब्रेथ भी काफी खराब हुई और सेक्टोरली भी काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आपने वीकनेस देखी। जोमैटो 5% नीचे था आज। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में 5% की गिरावट रही। टाटा एलेक्सी 3.5% आपको फिसलते हुए दिखा। सफायर फूड्स में आपको कमजोरी दिखी है। गॉडफ्रे फिलिप्स में आपने वीकनेस देखी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, PB फिनटेक, सुमिटोमो केमिकल्स, एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, कजारिया सिरेमिक्स, इसके साथ ही JK लक्ष्मी सीमेंट, सन फार्मा एडवांस रिसर्च, वेल्सपन इंडिया, स्टरलाइट टेक, महिंद्रा CIE, रोजारी बायो और धानुका एग्रीटेक कुछ और काउंटर से जहां पर आपने गिरावट देखी। EIH आज का स्टार परफॉर्मर था। 20% के सर्किट पर यह काउंटर आपको क्लोज होते हुए दिखाई। TCNS क्लोजिंग 11% ऊपर। GMM फॉडलर 10% की तेजी। LG इक्विपमेंट, ट्राइडेंट, वरॉक इंजीनियरिंग, महिंद्रा हॉलीडेज, वी-गार्ड, वेल्सपन कॉर्प, इसके साथ ही PNB हाउसिंग, टाटा टेली महाराष्ट्र इस पूरे हफ्ते अच्छा एक्शन इस पर रहा। नेल्को, तेजस नेटवर्क्स, इन तीनों स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करा है। पतंजलि फूड्स यहां पर 1250 के ऊपर के आप क्लोजिंग देख रहे हैं। एस्टर DM हेल्थकेयर, UTI, AMC, NHPC, NCC, सदाजी की स्पेशल कॉल आज की, FDC और साथ ही मैस फाइनेंशियल्स, इरकॉन, CSB और यूनाइटेड ब्रूरीज यहां पर आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। वॉलेटाइल हफ्ता एंड हो रहा है 17,500 के ऊपर प्रोविजनली एनर्जी एटलीस्ट। वॉलेटाइल हफ्ता एंड हो रहा है 17,500 के ऊपर प्रोविजनली एनर्जी एटलीस्ट, अच्छी बात है। और 17,500 के खैर होल्ड करेगा सर, और 39,375 पर। तो जिन लोगों को पूरे हफ्ते की वॉलेटिलिटी से शिकायतें थी, लीजिए आपकी शिकायतें आज पूरी दूर हो गई है। एकदम सुस्त क्लोजिंग होती दिखी। पूरे 1 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है सेंसेक्स, पूरे 16 पॉइंट नीचे बंद हुआ है निफ्टी, और पूरे 75 पॉइंट ऊपर। तो इससे बढ़िया, और आप छोड़ो, इनको छोड़ा, नेस्डेक फ्यूचर ने भी पूरा साथ दिया सुस्ती में, सिर्फ 4 पॉइंट नीचे, और डाउ फ्यूचर से 23 पॉइंट ऊपर। अब इससे ज़्यादा सुस्ती क्या चाहिए? बंद हो जाए बाजार, खुले ही ना। ये है आज की सुस्ती। विदा लेने का वक्त है, और आज हम विदा लेंगे सिर्फ दीप से, और शरद अवस्थी साहब से भी हम विदा लेंगे। बाकी तो मेरे ख्याल से मोदी जी और सुमित जी, अच्छा सुमित जी को आज जल्दी जाना है, इसलिए सुमित जी अनुपस्थित रहेंगे, शो में तो हैं। बाकी सारे मेहमान हमारे साथ हैं, सिमी जी भी हमारे साथ हैं, बग्गा साहब भी शायद जुड़ने की तैयारी में, बात तो नहीं, शायद बग्गा साहब भी शायद नहीं, काम है। अच्छा, कुछ काम आ गया। ओहो, 2 ही लोगों को ज़्यादा काम आया, एक सुमित जी को और एक बग्गा साहब को। ओके।